जली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं, और जो तुम्हारे दोस्त के पास नहीं है उसको दिमाग कहते हैं। सो हाय एवरीवन, क्योंकि आज हम उसी दिमाग के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि तुम्हारे किसी दोस्त के पास थोड़ा बहुत कम हो सकता है और तुम्हारे पास तो पूरा है ना। क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी जो तुम्हारा पूरा शरीर है, ये जो दिमाग है, ये आपस में कंट्रोल कैसे करता है। तुम चल क्यों पाते हो, चल रहे हो ना, सीधा चल रहे हो, पढ़ाई कैसे कर पाते हो, थिंकिंग कैसे कर पाते हो। मुझे पता है इस चैप्टर के अंदर ना तुम्हारी बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे कि भैया स्पेशली वो जो प्लांट्स वाला पार्ट है वो समझ ही नहीं आता है, ट्रॉपिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट। आज मैं ट्रिक्स की मदद से याद करा दूंगा। भैया जो ब्रेन है ना, इसके फंक्शंस हमें याद ही नहीं रहते, पार्ट्स याद ही नहीं रहते। ट्रिक लेकर आया हूं, पीके भैया आए हैं तो बहुत शानदार ट्रिक लेकर आए हैं। इस वन शॉट के अंदर सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के अंदर फंसने वाले हैं, वो सब कुछ यहां से बनेगा। ये प्रशांत भैया की जुबान की गारंटी है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, जब भी आपके पेपर को हार्ड बनाना होगा ना आपके टीचर को या फिर बोर्ड एग्जाम के टीचर को, तो वो क्या करते हैं ना, वो इस चैप्टर में आपको फंसाते हैं। इस वजह से इस वन शॉट को बड़े ध्यान से देखना। एक नोटबुक पेन लेकर आ जाओ भैया, कोई मुजरा नहीं चल रहा, कोई डांस नहीं चल रहा जो कि तुम ऐसे सोच रहे हो कि अरे यार भैया ये क्या है। ठीक है, आ जाओ। चलो, ये देखो कितनी क्यूट सी बिल्ली बनाई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो तुमने ये सोचा कि भैया एग्जाम में जाएंगे, चीटिंग करेंगे, तो तुम ना आपस में एक प्लान बनाते हो कि देख चिंटू, तू ना चिट लेके आना, मिंटू तू एग्जैक्ट 9 AM पे बाथरूम पे पहुंच जाना, और सिंटू तू ऐसा करना, तू बाहर निकलेगा तो मुझे ऐसे सिग्नल दे देना, मैं भी अंदर आ जाऊंगा। यानी तुमने कोऑर्डिनेट करा और आपस में चीटिंग करी। ऐसे ही क्या है, आपका जो दिमाग है उसके अंदर एक कोऑर्डिनेशन होता है, यानी वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट वेरियस एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। यानी सारे ऑर्गन्स आपके एक वे में काम करते हैं और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। अब ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? दो काम के लिए। देखो, सबसे पहले करेक्ट मूवमेंट ऑफ ईच स्पेसिफिक चेंज, यानी अगर कोई भी चेंज आया, फॉर एग्जाम्पल एक सबसे गंदा एग्जाम्पल लूंगा, तुम्हारे पापा ने तुम्हें थप्पड़ लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि तुम्हारे नंबर कम आ गए। तो जैसे ही थप्पड़ पड़ता है ना गाल पे, तो ये गर्दन ना ऐसी हो जाती है है ना? फील कर पा रहे, फील कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। गर्म पानी को टच करते तो हाथ कैसे पीछे चला जाता है। तो जो रिस्पॉन्स है ना, इन सारे रिस्पॉन्स को कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का अपना सिस्टम। नो रॉन्ग और अननेसेसरी एक्शन। मान लो तुम रास्ते से जा रहे थे, किसी ने तुम्हारे ऐसे शोल्डर पे टैप करके पूछा कि भैया वो रास्ता बता दो, और तुमने जोर से घूम के उसके थप्पड़ लगा दिया। ऐसा कोई अननेसेसरी या फिर रॉन्ग एक्शन तो तुम नहीं ले रहे हो ना? अगर ले रहे हो तो भैया तुम्हारा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन खराब है। ठीक है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमें इस चैप्टर के अंदर एनिमल और प्लांट्स के अंदर दोनों में पढ़ना है। पहले हम स्टार्ट करते हैं एनिमल्स के अंदर, ठीक है? प्लांट्स के बारे में बाद में पढ़ेंगे। चलिए, एनिमल के अंदर अगर मैं सिस्टम को डिवाइड करूं तो दो प्रकार के सिस्टम हैं। एक होता है नर्वस सिस्टम, एक एंडोक्राइन सिस्टम। ये वो वाला नर्वस नहीं है जो कि तुम पूरे टाइम क्लास में रहते हो। अच्छा, एक चीज याद रखना कि जितनों भी मतलब ये जितने भी इंट्रोवर्ट स्टूडेंट है ना, एक्चुअली में मार्क्स बेटा यही लेकर आते हैं, है ना? लाइफ के अंदर कुछ खतरनाक करके जाते हैं। मैंने इतने स्टूडेंट्स देखे जितने भी ये इंट्रोवर्ट होते हैं ना, जो कि ज्यादा बातचीत नहीं करते, इनके दिमाग के अंदर इनका गोल, इनका लक्ष्य क्लियर होता है और ये बहुत बेहतरीन स्कोर करके आते हैं, फिर जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करते हैं। मैंने ऐसा देखा है। ठीक है, तो इंट्रोवर्ट को टेंशन नहीं लेनी। पर ये जो नर्वस है, इस नर्वस का वो मतलब नहीं है, अलग है। और एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली हमारे जो हार्मोनल सिस्टम है, हमारी बॉडी से बहुत सारे हार्मोन आते हैं, वो हमें आज पढ़ना भी है। पहले हम पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम। अब देखो, नर्वस सिस्टम भी दो टाइप का है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, प्यार से मैं बुलाता हूं सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको मैं बुलाता हूं पीएनएस। ठीक है, अब ये सीएनएस क्या है? सीएनएस के अंदर दो चीजें सिंपल सी, एक ब्रेन जो कि तुम्हारे दोस्त में कम है, और दूसरा पीछे स्पाइनल कॉर्ड। बहुत बढ़िया। तो एक ब्रेन, एक स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन के भी तीन पार्ट होते हैं, वो भी आगे पढ़ेंगे। और ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है भैया, ये क्या होता है? देखो, हमारे ना बॉडी के अंदर नर्व्स होती हैं, बहुत सारी नर्व्स होती हैं जो कि सिग्नल को लेके जाती हैं, और उसी पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं। ये जितने भी दिल टूटे आशिक हैं जो कि बोलते हैं कि नेहा अगर तुमने मुझसे बात नहीं करा तो मैं अपनी नस काट लूंगा। नस यानी नर्व। नर्व तुम नहीं काट रहे, नर्व तुम्हारी बॉडी के बहुत अंदर है। जो तुम काट रहे हो वो ब्लड वेसल है, वेन वेन, हाँ, वो तुम काटने में लग रहे हो मूर्खो, तो बहुत अंदर है। तो अगर तुमसे कोई बोले और तुम्हारा नाम नेहा है तो तुम्हें जवाब देना है
साइंस तो आती नहीं, मुझसे बात करने आया है, ठीक है। याद रखना। अब देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी नर्व्स का पूरा सिस्टम। अब यहां पर बेसिकली दो टाइप की नर्व होती है, एक होती है क्रैनियल नर्व और एक होती है स्पाइनल नर्व। वैसे एक और टाइप की होती है, आपके सिलेबस में नहीं है। क्रैनियल नर्व क्या होती है, जो कि ब्रेन से आती है, और स्पाइनल नाम से ही समझ आ रहा है, जो कि स्पाइन से निकलती हैं। एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूं, एक डायग्राम की मदद से। ये डायग्राम देखो, कुछ नर्व्स होंगी जो कि हमारे ब्रेन से निकलेंगी, ठीक है, ब्रेन से निकलेंगी, उनको हम बोलेंगे क्या, क्रैनियल नर्व। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, इससे बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व्स। आप ये देख सकते हो, ये जैसे ब्रांचेस दिख रही है ना, ये क्या है, ये सारी की सारी नर्व्स है। बहुत बढ़िया। अब ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है ना, ये चैप्टर स्टार्ट होता है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स से, और ये जो इंपॉर्टेंट टर्म है ना, बच्चे को स्कूल में समझ ही नहीं आते। मैंने कहा तेरा ध्यान किधर है, तेरा साइंस का टीचर इधर है, सुन मेरी बात ध्यान से। सबसे पहली टर्म स्टुमुलस या फिर स्टुमुलाए, ये क्या होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो पापा वाला एग्जांपल नहीं लेंगे, मुझे पता है दर्द हो जाता है ना, हाँ, वो गर्म पानी वाला एग्जांपल लेंगे। एक बॉटल उठा लेते हैं, चलो आ जाओ भाई, बॉटल को लाया जाए गेम के अंदर, आइए भैया। एक बॉटल है, उस बॉटल बहुत गर्म भैया, ऐसा कि हाथ वाथ जला देगा, बहुत गर्म। तो मैं ऐसे हाथ लेके आया, मैं आराम से ऐसे फोन वोन चला रहा था दूसरे हाथ से, और मैंने ऐसे हाथ टच करा। जैसे ही मैंने हाथ टच करा तो मैं हाथ पीछे ले लेता हूं, यस और नो, यस और नो, यस और नो, ठीक है। अब समझना बेटा, ये गरम था, गरम। मैंने हाथ पीछे किसकी वजह से लिया, ड्यू टू हीट एनर्जी। ये गरम था, ये गरम था, इस वजह से मैंने अपने हाथ को पीछे लिया। यानी स्टिमुलस क्या था, स्टिमुलस था इसकी हीट एनर्जी। स्टिमुलस का बेटा मतलब क्या होता है, स्टिमुलस कुछ नहीं होता, स्टिमुलस बेसिकली एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में कोई भी अगर बदलाव आया जिसकी वजह से हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी, तो उस हर एक चीज को स्टिमुलस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पापा वाला ही वापस से ले लेते हैं, मुझे पता है दर्द होगा पर कोई बात नहीं। मान लो तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आते और पापा ने थप्पड़ लगाया, तो जब पापा ने थप्पड़ लगाया ना, तो पापा के थप्पड़ से तुम्हें दर्द हुआ, तो जो पापा का थप्पड़ था वो तुम्हारे लिए क्या था, स्टिमुलस था, है ना, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ तो चेंजेस आए, है ना। क्या चेंजेस आए वो तुम्हें पता, ठीक है। यानी स्टिमुलस क्या है, कुछ चेंजेस आते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या है, एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है बेटा, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। बहुत बढ़िया, ये चीज क्लियर। ये थी पहली चीज। अच्छा वापस से एग्जांपल लेते हैं उसी बॉटल का, बॉटल को गेम में वापस लाया भैया, आ गई बॉटल। ये बॉटल गर्म थी। एक बात मुझे बताओ, मुझे कैसे पता चला है गर्म थी, मेरे हाथों को कैसे पता चला है गर्म थी। यहां मेरे हाथों में कुछ है, मेरे हाथों में जादू है, जादू जादू। भैया मम्मी पहले से ही बोला करती थी कि मैं जो हूं ना, मैं बहुत खास हूं, पर मुझे नहीं पता था मेरे हाथों में जादू है। अरे मूर्ख, हाथों के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स या फिर टिश्यू होते हैं जिनको हम बोलते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या करते हैं, जब भी कोई सिग्नल आता है तो उसको रिसीव करते हैं, सेंस करते हैं, है ना। यानी जब कुछ गरम गरम आया तो तुम्हारे हाथ को क्यों पता चला, क्योंकि तुम्हारे हाथ के अंदर थे रिसेप्टर। उन रिसेप्टर्स ने उन सिग्नल को क्या करा बेटा, रिसीव करा, ठीक है। तो सेल और ग्रुप ऑफ सेल प्रेजेंट इन अ सेंस ऑर्गन दैट डिटेक्ट स्टिमुलाई, यानी जो स्टिमुलाई के बारे में पता लगाते हैं कि ओ स्टिमुलाई, कहां हो तुम, कौन हो तुम, पता लगाता कौन है, रिसेप्टर। अच्छा बहुत अलग अलग टाइप के रिसेप्टर हैं भैया, देखते हैं, और नाम याद रखना, एमसीक्यू क्वेश्चन फंस सकता है, यहां से भी दिखाऊंगा भी। जैसे कि पहला टाइप है फोटो रिसेप्टर, है ना, ये तेरी काली काली आंखें, यानी इन आंखों की मदद से जो तुम दुनिया देख पा रहे हो, क्यों, क्योंकि आंखों के अंदर है रिसेप्टर, जो कि हम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के अंदर पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। हाँ, तो यानी फोटो रिसेप्टर क्या है, जिसकी मदद से आप देख पाते हो, डिटेक्ट लाइट एंड हेल्प इन विजन, ठीक है जी, रिसेप्टर है ये भी। अगला कान, सुन पा रहे हो ना, मैं बोल रहा हूं सुन पा रहे हो, तो ये क्या है, ये है फोनो रिसेप्टर। फोनो कैसे याद करोगे, फोन आया फोन आया फोन आया, ठीक है, फोनो, ठीक है। तो ये अपने कान के अंदर होता है, डिटेक्ट साउंड वाइब्रेशन एंड हेल्प इन हियरिंग, ठीक है। अगला है थर्मो रिसेप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्मो रिसेप्टर आपके स्किन के अंदर होता है, कुछ भी गर्म चीज टच कर जाते हो ना, तो क्या होता है, अचानक से हाथ को दूर कर लेते हो, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या है, थर्मो रिसेप्टर, जो कि स्किन के अंदर होता है, डिटेक्ट्स टेम्परेचर चेंजेस। अगर कोई भी चीज ठंडी होगी गर्म होगी, कौन बताएगा, ये बताएगा भैया, ठीक है। अगला आता है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स, ये नाम कहीं सुना सुना ऐसा लग रहा है भैया, ऑल फैक्ट्री एसिड एंड बेस चैप्टर में भी पढ़ चुके हो, अगर नहीं पढ़े हो मैं बता देता हूं। ऑल फैक्ट्री, फैक्ट्री से क्या आता है, फैक्ट्री से धुआं आता है, और जब धुआं आता है ना तो अजीब सी स्मेल हो जाती है ना। तो यानी ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर क्या करते हैं, नाक के अंदर होते हैं, स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, नोज के अंदर होते हैं, डिटेक्ट स्मेल, ठीक है। अब आता है एक इंपॉर्टेंट
रिसेप्टर जिसका नाम है गस्टैटरी रिसेप्टर। गस्टैटरी रिसेप्टर आपकी टंग पे होते हैं, जिसकी मदद से आप पिज्जा, बर्गर, चॉकलेट सब खा पा रहे हो। ठीक है, गस्टैटरी रिसेप्टर जो कि टेस्ट को सेंस करने के काम आते हैं। अब एक ट्रिक बता रहा हूं बेटा, अपने बीच में रखना। अपनी मम्मी को, अभी मम्मी ने दाल बनाई और तुम्हें दाल पसंद नहीं है ना, मम्मी का मम्मी क्या दाल है, तो अगर ऐसे डायरेक्टली बोलोगे तो चप्पल पड़ेगी, पड़ेगी नहीं पड़ेगी? तो एक ट्रिक बता रहा हूं बेटा, अपनी मम्मी को बोलना, मम्मी एक्चुअली मेरे जो गस्टैटरी रिसेप्टर्स है ना, उस पे इस दाल का टेस्ट अच्छा नहीं आ पा रहा है। है? अब इससे क्या होगा, इससे तुम स्मार्ट कहलाओगे, पर अगर तुम्हारी मम्मी साइंस के टीचर है तो फिर तुम बहुत पिटोगे। चलो ठीक है, तो ये आ गई दूसरी चीज, रिसेप्टर। स्टिमुलाई आया, स्टिमुलाई क्या था, कोई चेंज आया, चेंज, गर्म पानी, हीट एनर्जी। ठीक है, मेरे यहां पर किसने क्या करा, रिसीव करा। कौन से रिसेप्टर रिसीव करेंगे, अब तो नाम बता दो, थर्मो है ना, जिसने कि गर्म चीजों को करा। ठीक है, अब क्या होगा, मेरे अंदर है नर्व्स, अभी बताया ना नर्व्स, वो नर्व्स क्या करेंगे, वो सिग्नल को लेके जाएंगे कहां तक, सीएनएस। सीएनएस क्या था, बोलो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर दो पार्ट हैं, एक दिमाग और एक स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये सिग्नल जाएगा यहां से दिमाग तक। अब दिमाग बोलेगा इला गरम चीज टच कर ली भैया, तो जा भाई। अब वो सिग्नल दिमाग भेजेगा, दिमाग बोलेगा चल भाई उस हाथ को पीछे ले जाओ। तो अब क्या होगा, सीएनएस यानी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की तरफ से सिग्नल आएगा वापस से। कौन लेके आएगा, नर्व लेके आएंगी। अब सिग्नल आएगा वापस से हाथ तक, और जो तुम्हारा हाथ होगा ना, यहां पर जो तुम्हारे हाथ का जो मसल है, वो क्या करेगा, वो पीछे की तरफ आ जाएगा। यानी रिस्पॉन्स क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, सबसे पहले ये बताओ। रिस्पॉन्स है द रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू अ स्टिमुलस। स्टिमुलस में जो भी रिएक्शन है, यानी मैंने हाथ को पीछे करा, वो मेरा रिस्पॉन्स है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसका नाम है इफेक्टर। इफेक्टर क्या है, इफेक्टर ना वो पार्ट होता है जो कि रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्स क्या हुआ, हाथ पीछे हुआ, किस पार्ट ने करवाया, यहां के मसल, मसल है ना, मसल मसल है ना, यहां पे मसल है, जिसकी वजह से हाथ पीछे आया। यानी इफेक्टर वो पार्ट है बॉडी का जो कि रिस्पॉन्स कराता है। ठीक है, पार्ट ऑफ द बॉडी दैट रिस्पॉन्ड टू द इंपल्स सेंट बाय द नर्वस सिस्टम। यानी नर्वस सिस्टम ने जो बोला है उसको एग्जीक्यूट कौन करा रहा है, वो करा रहा है इफेक्टर भैया। हाँ, इफेक्टर भैया क्या करा रहे हैं, इफेक्ट डाल रहे हैं, ऐसे याद कर लो। ठीक है, स्टिमुलाई क्लियर हो गया, रिसेप्टर क्लियर हो गया, इफेक्टर क्लियर हो गया, रिस्पॉन्स भी क्लियर हो गया। चलिए एक सवाल देखते हैं। देखो सवाल क्या आएगा, मान लो एक इमेज है, इमेज में आपको दिख रहा है कि भैया एक मूर्ख बालक या बालिका है ना, मूर्ख बालक अपना कोड वर्ड है। मूर्ख बालक या बालिका है, उसने ना भैया गरम कैंडल को टच कर लिया है, पता नहीं क्यों करा है, इतना कौन बेवकूफ हो सकता है, पर करा है उसने, देखो करा है। तो उसने जैसे ही टच करा, तो अब क्या हुआ बेटा, अब तुम्हें बताना है स्टिमुलस क्या है, रिसेप्टर क्या है, इफेक्टर क्या है, रिस्पॉन्स क्या है। तो तुम्हें समझ आ रहा है स्टिमुलस क्या है, यहां पर हीट एनर्जी है ना, हीट एनर्जी। और तुम्हें यह भी पता है रिस्पॉन्स क्या होगा, रिस्पॉन्स जो होगा तुम्हारा हाथ पीछे चला जाएगा, बैकवर्ड, बैकवर्ड चला जाएगा। अब ये बताओ रिसेप्टर कौन सा यहां पर यूज होगा, हाथ की स्किन के अंदर कौन सा रिसेप्टर होता है, थर्मो रिसेप्टर, तो वो हमारा यहां पर यूज होने वाला है, थर्मो रिसेप्टर। ठीक है, इफेक्टर क्या है, इफेक्टर जो इफेक्ट करता है, इफेक्टर कौन होगा यहां पर, हैंड मसल, हाथ का मसल। बहुत बढ़िया यार, स्मार्ट हो गए हो, है ना, मेरे साथ रह रह के तुम भी स्मार्ट हो गए हो बहुत। तो ऐसे सवाल आते हैं, क्या हमें इंपॉर्टेंट चीजें समझ आई कि क्या होता है रिसेप्टर, इफेक्टर, स्टिमुलाई, क्योंकि पूरा चैप्टर ना इस पे चलने वाला है। और मैं बार बार बोलूंगा रिस्पॉन्स, इफेक्टर, इफेक्टर, तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है। चलो अब आता है न्यूरॉन, यहां से चैप्टर मेनली स्टार्ट हो रहा है। न्यूरॉन क्या करता है भैया, देखो न्यूरॉन एक सेल है, न्यूरॉन एक सेल है, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा है। ओहो 9th क्लास में तो तुम पढ़ाई नहीं कर रहे थे बेटा, कोई बात नहीं, आ जाओ पढ़ा देता हूं। ठीक है, तो देखो न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। यानी जो नर्व्स है ना हमारी बॉडी के अंदर, इसको किसने बनाया, न्यूरॉन ने बनाया। न्यूरॉन एक सेल है, एक सेल जिसका काम क्या है, सिग्नल को यहां से यहां ले जाना, वहां से वहां ले जाना। फॉर एग्जाम्पल ये है जोमेटो स्विगी, ये हमारे सिग्नल्स का क्या है, जोमेटो स्विगी। बोलता अच्छा तूने वहां जाना है, चल बैठ बैठ बैठ, या फिर उबर बोल सकते हो, उबर, ठीक है उबर बोल लो, है ना, उबर है, रैपिडो, तो भैया अच्छा बैठ बैठ बैठ, चल चल वहां तक छोड़ के आएगा, फिर वहां से उसको लेके आएगा। तो सिग्नल्स को इधर से उधर लेके जाता है। दे आर स्पेशलाइज्ड सेल दैट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स, है ना, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में क्या करते हैं, सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। अभी समझाऊंगा इसके बारे में। अब देख लो, फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार पूछा जाता है न्यूरॉन का फंक्शन क्या है। सबसे पहले सिग्नल को रिसीव करता है। अब ये सेंसरी न्यूरॉन क्या है, अभी मैं बताऊंगा, रुक जाओ रुक जाओ। ठीक है, एक तो सिग्नल को रिसीव करेगा, ठीक है, प्रोसेसेस एंड इंटरप्ट दो सिग्नल। यानी सिग्नल आया,
तो उसको प्रोसेस भी करेगा, दिमाग के पास भी लेके जाएगा, और दिमाग से वापस से जो रिस्पॉन्स आएगा उस रिस्पॉन्स को भी वापस लेकर आएगा, सेंड रिस्पॉन्स। यानी इसके 3 काम आपको समझ आ गए। ठीक है, ये करता है कौन? हमारा प्यारा प्यारा न्यूरॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका जो डायग्राम, आप ये डायग्राम देख रहे हो ना बेटा, अगले पेज पे दिखाता हूं, ये डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम बार बार पूछा गया है, और आजकल ना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं तो डायरेक्टली डायग्राम नहीं आता, लेवलिंग पे पूछा जाता है। बोल देंगे कि ये पार्ट ए है, बताओ इस पार्ट का क्या नाम होगा, तो ऐसे लेबलिंग पे आता है। तो जितने भी स्पेशली लड़कों को बोल रहा हूं, भैया डायग्राम की प्रैक्टिस कर लो। है, मुझे पता है लड़कियां तो सुंदर सुंदर डायग्राम बना लेती हैं, पर तुमसे क्यों नहीं बन पा रहे हैं भैया डायग्राम? है, वैसे तो चैटिंग तो तुम बहुत अच्छे करते हो, है ना? देखे ना तुमने कैसे करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे किसी को भेजेंगे, हेलो श्वेता, हेलो हेलो, 3-4 बार हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, कहीं बिजी हो क्या? हेलो हेलो हेलो। फिर उसके बाद जब परेशान हो जाएंगे रात तक, ओके बात नहीं करनी तो ठीक है मत करो, इतना एटीट्यूड किस बात का है? 2 घंटे बाद बुरा लग गया क्या? अरे रिप्लाई तो कर दो। उसमें तुम मेहनत पे मेहनत करे जा रहे हो उसमें तुम मेहनत पे मेहनत करे जा रहे हो, वहां नहीं करनी बेटा, मेहनत यहाँ करनी है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है इंपॉर्टेंट है, इसको मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लो, वेरी इजी डायग्राम, 9th में पढ़ा है वैसे। ये क्या है? न्यूरॉन है पूरा का पूरा। अब समझना, जो ये जो लंबे लंबे आपको ये ब्रांचेस जैसा स्टार्टिंग में दिख जाए, उसका नाम होना चाहिए डेंड्राइट। क्या नाम होना चाहिए? डेंड्राइट। ये जो तुम्हें ब्रांचेस दिख रही है ना, ये है ना, है ना? बहुत बढ़िया। कैसे याद रखोगे? जैसे कि डंडा होता है, डंडा, डंडा किससे आता है? लकड़ी से। लकड़ी की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, तो स्टार्टिंग की जो ब्रांचेस है वो क्या है? डेंड्राइट। ठीक है जी। डेंड्राइट क्या करेगा? सिग्नल आया, कौन सा सिग्नल आता है? देखो हमारी बॉडी के अंदर सिग्नल जो है ना, वो केमिकल की फॉर्म में होते हैं। किसकी फॉर्म में बेटा? केमिकल की फॉर्म में। बहुत बढ़िया। तो केमिकल सिग्नल्स को रिसीव करता है, कौन रिसीव करता है? डेंड्राइट। डेंड्राइट भैया बोलता है आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ, तो अंदर आ गया। अब ये जो पूरा पोर्शन तुम देख पा रहे हो, इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी, या फिर इसका एक और नाम है साइटोन। क्या? साइटोन, CYTON, साइटोन भी इसको बोल रहे होते हैं। ये पूरी की पूरी सेल बॉडी है। ये क्या है? उसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बारे में आपको पता ही है। ठीक है, सेल बॉडी क्या करती है? अब वो केमिकल सिग्नल आया था, उस केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। तुम पूछोगे का है, क्यों कर रहे हैं वो ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं उसको केमिकल से इलेक्ट्रिकल के अंदर? मैं बताता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कैन ट्रेवल फास्ट। अरे जल्दी ट्रेवल कर लेगा भैया, तो सिग्नल जल्दी पहुंच जाएगा। आप सोचो, गरम टच करा, 2 मिनट बाद दिमाग से रिस्पॉन्स आया और हाथ पीछे लेके गए। अगर इतना स्लो होगा तो बॉडी खराब हो जाएगी। इस वजह से क्या होता है ये जो बॉडी, हमारी सेल बॉडी है, ये क्या करता है? केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यहां पर कन्वर्जन हो गया। अभी जो लंबी सी तुम्हें टेल दिख रही है, इस टेल को हम बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन क्या करता है? सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता जाता है बड़ी तेज रफ्तार में। ठीक है, अब इसके ऊपर ना कोटिंग होती है। ये जो तुम देख पा रहे हो ना, इसके ऊपर यहां पर तुम्हें एक कोटिंग दिख रही होगी, है ना? एक कोटिंग होती है जिसको हम बोलते हैं क्या? माइलिन शीथ, है ना? एक कोटिंग होती है जिसको हम बोलते हैं क्या? माइलिन शीथ। तो माइलिन शीथ की एक कोटिंग होती है, वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर प्रेजेंट होती है। अब लास्ट में नर्व एंडिंग्स होती हैं। लास्ट में ऑब्वियसली बात है एंडिंग ही आएगा, है ना? नर्व एंडिंग। अभी नर्व एंडिंग क्या करता है? यहां से सिग्नल आगे ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो एक एक करके ये सारी चीजें यहां पर मैंने लिख भी रखी हैं, आप देख भी सकते हो। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं डेंड्राइट से। तो डेंड्राइट क्या है? ब्रांच लाइक एक्सटेंशन, ब्रांच लाइक एक्सटेंशन फ्रॉम सेल बॉडी, फ्रॉम सेल बॉडी, दिखा देता हूं, फ्रॉम सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन दैट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर। यानी जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा वो कौन है? डेंड्राइट है। ठीक है भैया, हम फर्स्ट है, डेंड्राइट सबसे फर्स्ट है। ठीक है, आपको सेल बॉडी के बारे में बता देता हूं। सेल बॉडी का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोन। द पार्ट ऑफ न्यूरॉन कंटेनिंग न्यूक्लियस, इसके पास न्यूक्लियस होता है। इट प्रोसेसेस इनकमिंग इंफॉर्मेशन एंड पासेस इट टुवर्ड्स एक्सॉन। यानी ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है एंड देन इट पासेस ऑन, यानी ये आगे पास कर देता है लंबी सी टेल की तरफ, जिसका नाम है एक्सॉन। एक्सॉन क्या करता है? लॉन्गेस्ट फाइबर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन, यानी एक सबसे लंबा फाइबर है जो कि बहुत लंबा है लास्ट में। ठीक है, कैरीज इलेक्ट्रिकल इंपल्स, यानी याद रखना है इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कैरी करता है, क्योंकि इसे जल्दी जल्दी क्या करना है? कैरी करना है। ठीक है भैया, अब इसके लास्ट में क्या होता है? इसके लास्ट में होता है नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग भी मैं आपको दिखा देता हूं। एंड पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, जो न्यूरॉन का एक्सॉन है, इस एक्सॉन का जो लास्ट पार्ट है वो क्या है? वो हमारी नर्व एंडिंग्स है, ऑब्वियसली बात है। अगली चीज, वेयर द केमिकल्स आर रिलीज्ड टू ट्रांसमिट, यानी अब ये जो केमिकल, मतलब ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स आ रही थी ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहे थे, ये सिग्नल वापस से
केमिकल में आगे कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। न्यूरॉन से बाहर जाते ही सिग्नल केमिकल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट में क्या करता है, सिग्नल को आगे भेजता है और आगे सिग्नल केमिकल की फॉर्म के अंदर वापस से कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या बात क्लियर। अब देखो माइलिन शीथ क्या करता है, माइलिन शीथ भी देख लो। इट इज अ फैटी लेयर अराउंड द एक्सॉन ऑफ द सम न्यूरॉन्स। कुछ न्यूरॉन में एक लेयर होती है, काम क्या होता है, इट एक्ट एज अ इंसुलेटिंग लेयर एंड स्पीड्स अप द ट्रांसमिशन, यानी जो ट्रांसमिशन की रफ्तार है उसको बढ़ाता है। और एक लेयर होती है इंसुलेशन की तरह काम करती है ना, जैसे सिग्नल लीक ना कर जाए, है ना। जैसे सिग्नल लीक ना कर जाए, बट तुम्हारे पेपर के क्वेश्चन आज जरूर लीक होंगे, उसके लिए कोई नहीं रोक सकता ठीक है। हाँ, ये चीज क्लियर है, आ गया समझ में, ठीक है। तो एक बार फटाफट से एक बार इस डायग्राम को देखो, रिवाइज करो। मैं 1 मिनट बस पानी पी रहा हूं। तो अब याद रखना, बड़ा सिंपल सा है। क्या है, डेंड्राइट क्या करेगा, डंडे की तरह सिग्नल को रिसीव करेगा। सबसे पहले सिग्नल रिसीव होते हैं डेंड्राइट में। सेल बॉडी में सिग्नल क्या हुए, जो केमिकल सिग्नल आए थे इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट हो गए। एक्सॉन लंबी टेल आगे ट्रेवल करा और लास्ट में आ गया नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग क्या करती है, अब वापस से सिग्नल नेक्स्ट तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है भैया, यहां तक की सारी चीजें क्या हमें समझ आ गई हैं, तो हम आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कुछ टर्म्स हैं, कुछ डेफिनेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले डेफिनेशन, साइनैप्स। व्हाट इज साइनैप्स। देखो होता क्या है ना, दो न्यूरॉन के बीच में गैप होता है। जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, एक न्यूरॉन की नर्व एंडिंग्स। ये क्या है, एक न्यूरॉन की नर्व एंडिंग्स है, ठीक है। अब एक दूसरा न्यूरॉन यहां से स्टार्ट हो रहा है और ये क्या है, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट। दूसरे न्यूरॉन का अगर आप देख पा रहे हो, ये है नर्व एंडिंग, ये है डेंड्राइट, है ना। अरे एक न्यूरॉन के एंड और दूसरे न्यूरॉन के स्टार्टिंग के बीच का ये जो गैप तुम देख पा रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं साइनैप्स। साइनैप्स। इस गैप के अंदर सिग्नल कैसे ट्रेवल करता है, बोलो, केमिकल की फॉर्म में ट्रेवल करता है। याद रखना, साइनैप्स में जो सिग्नल ट्रेवल करता है वो केमिकल की फॉर्म के अंदर ट्रेवल कर रहा होता है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, उसको हम बोल रहे होते हैं साइनैप्स। इसके अंदर केमिकल की फॉर्म में सिग्नल ट्रेवल कर रहा होता है। चलिए एक और टर्म है जिसको हम बोलते हैं नर्व इंपल्स। बहुत सारे बच्चों को लगता है नर्व इंपल्स क्या है, बहुत कठिन होगा, मुश्किल होगा। सबसे लल्लू, नर्व इंपल्स कुछ नहीं है। ये जो मैंने आपको ट्रांसफर बताया ना अभी, कैसे सिग्नल आया केमिकल की फॉर्म में, अंदर जाकर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गया, वापस से बाहर जाके केमिकल में हो गया, और वापस से दूसरा न्यूरॉन जब लेगा तो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर लेगा। तो जो कन्वर्जन है ना सिग्नल का, इसी को हम बोलते हैं नर्व इंपल्स। यानी सिग्नल जैसे ट्रेवल कर रहा है, सिग्नल जैसे ट्रेवल कर रहा है, उसी को तो नर्व इंपल्स बोलेंगे भाई, ठीक है। नर्व इंपल्स क्या है, नर्व इंपल्स इज अ इलेक्ट्रिकल एंड, यहां पर लिख लेना, एंड केमिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल दैट ट्रेवल्स अलोंग द न्यूरॉन। न्यूरॉन से जैसे ट्रेवल करता रहेगा ना ये सिग्नल, उसी को हम क्या बोलते हैं, नर्व इंपल्स बोल रहे होते हैं। इट इज जनरेटेड व्हेन अ स्टिमुलस इज डिटेक्टेड। कब जनरेट होता है, ऑब्वियस सी बात है। अरे सिग्नल कब ट्रांसफर करेंगे, कब ट्रांसमिट होंगे सिग्नल, जब कुछ बाहर घटना होगी, है ना। जब पापा थप्पड़ मारेंगे तभी तो सिग्नल जनरेट होंगे। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। कैसे ट्रांसफर होते हैं, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल, फिर आता है साइनैप्स, साइनैप्स क्या है, गैप, बीच का गैप, और फिर आता है नेक्स्ट न्यूरॉन। ऐसे साइकिल आगे बढ़ती जाती है। बहुत बढ़िया, चलिए जी। अच्छा, अब क्या तुम्हारे मन में, ये तो पूरी की पूरी चीज तुम्हें समझ आई होगी, पूरी टेबल है, इसको एक बार रीड कर लेना, न्यूरॉन कैसे वर्क करता है। मैंने 10 बार ऑलरेडी बोल दिया भैया, थक गया हूं बोल बोल के। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो क्या है, क्या तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आया, यार सिग्नल्स जो है ना, वो दो न्यूरॉन के बीच में ट्रेवल कैसे कर रहे हैं। गैप है साइनैप्स, साइनैप्स में सिग्नल ट्रेवल कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि ना इन गैप्स में होते हैं कुछ केमिकल्स, और उनको हम बोलते हैं क्या, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, दे आर दी केमिकल मैसेंजर्स। यानी मान लो दो न्यूरॉन के बीच का गैप है, अब उसमें सिग्नल कैसे जाएगा, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। ये सिग्नल को केमिकल की फॉर्म में यहां से उठाते हैं और यहां तक लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर आर दी केमिकल मैसेंजर रिलीज फ्रॉम एक्सॉन टर्मिनल ऑफ द न्यूरॉन। यानी हर न्यूरॉन के एंड से ये केमिकल रिलीज होते हैं और वही केमिकल्स क्या करते हैं, अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट तक लेकर जाते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। दे हेल्प इन ट्रांसमिटिंग द नर्व इंपल्स, नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करने के काम आते हैं। एट साइनैप्स इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल। मैंने बताया जो बीच का गैप है उसमें इलेक्ट्रिकल वापस से केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है और उस केमिकल को ही ये ट्रांसमीटर लेकर जाते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा एक और टर्म है, भैया कितनी टर्म है, परेशान हो गया हूं, रुक जा भाई। देख, टर्म का नाम है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। व्हाट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इसको हम एनएमजे भी बोलते हैं,
एनएमजे है ना, शॉर्ट फॉर्म। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है? ये एक ऐसी चीज है ना, आपको बहुत इजीली समझ आएगी। देखो, एक न्यूरॉन था, न्यूरॉन था, न्यूरॉन था, न्यूरॉन था, न्यूरॉन था, जो कि सिग्नल को मेरे हाथ के मसल तक लेके गया, और उस मसल ने हाथ को पीछे करा, पीछे करा। तो जो लास्ट न्यूरॉन था ना, जो कि सिग्नल को मसल तक लेके गया, वो न्यूरॉन की जो नर्व एंडिंग्स होती है ना, नर्व एंडिंग्स, लास्ट पार्ट, वो मसल के अंदर अटैच्ड होता है, और उसी पॉइंट को हम बोलते हैं एनएमजे, यानी न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, यानी जहां पर न्यूरॉन और मसल जुड़े होते हैं। ठीक है, देखो इस प्रकार से ये एकदम लास्ट का पार्ट होता है। यहां पर एक न्यूरॉन होगा जिसकी नर्व एंडिंग जुड़ी होंगी मेरे मसल से, जिसकी वजह से मैं हाथ पीछे कर पा रहा हूं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। बहुत बढ़िया डेफिनेशन देख लो, द पॉइंट वेयर नर्व एंडिंग मीट्स द मसल सो दैट द नर्व्स मैसेज कैन मेक द मसल कॉन्ट्रैक्ट। यानी एक ऐसा पॉइंट जिसकी वजह से हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट हो पा रहा है, उस पॉइंट पे जहां पर न्यूरॉन और मसल आपस में जुड़े हुए हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? एनएमजे, यानी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। बहुत बढ़िया भैया, समझ आया। चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, बट उससे पहले टाइप ऑफ न्यूरॉन पढ़ लेते हैं। अब ना इसकी एक ट्रिक है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। कितने टाइप के न्यूरॉन है? 3 टाइप के। एक ट्रिक से समझ लेना, सिम। क्या ट्रिक है? सिम। मोबाइल फोन में सिम लगाते हो, उसी की मदद से ही तो बात कर पाते हो, नहीं कर पाते? ठीक है भैया, उसी मदद से तो देख रहे हो। बोला भैया हमारे घर में वाईफाई है। सिम, सबसे पहले एस यानी सेंसरी न्यूरॉन, बीच में इंटर न्यूरॉन, और लास्ट में मोटर न्यूरॉन। अब समझाता हूं, एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूं। देखो, मान लो यहां पर कुछ हुआ, मैंने गर्म चीज को टच करा, तो रिसेप्टर से जो न्यूरॉन सिग्नल को सीएनएस तक लेके जाएगा, देखना बेटा, ये होगा सीएनएस। अब ये है रिसेप्टर। ये क्या है? रिसेप्टर ने सिग्नल को रिसीव करा, अब यहां से सिग्नल सीएनएस तक जाएगा, यानी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक। तो उसको जो न्यूरॉन लेके जाएगा सबसे पहले, वो कहलाएगा एस यानी सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, अब एक वो न्यूरॉन जो कि लास्ट में सीएनएस से वापस से सीएनएस से सिग्नल मेरे हाथ तक लेके जाएगा, और मेरा हाथ पीछे चला जाएगा। तो वो जो सिग्नल वापस से लेके जाता है ना, मसल तक, उसको हम क्या बोलेंगे? उस न्यूरॉन को हम बोलेंगे लास्ट, यानी एम, यानी मोटर न्यूरॉन। अब एक रह गया आई वो है जो कि बीच में कनेक्शन बनाता है, जो कि इन दोनों का, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के आपस के बीच का रिश्ता बनाता है। रिश्ता क्या कहलाता है? वही वाली चीज। ठीक है, तो सिम की मदद से याद कर लेना। रिसेप्टर क्या करेगा? रिसेप्टर सिग्नल को रिसीव करा, एस यानी सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल को लेके गया सीएनएस तक, बीच में कनेक्शन कराया इंटर न्यूरॉन, फिर एम यानी मोटर न्यूरॉन वापस से सिग्नल को कहां तक लेके जाएगा? ये लेके जाएगा इफेक्टर तक। इफेक्टर क्या होता? अभी तो बताया, वो मसल जो कि, हाँ, ये हाथ किसकी वजह से हिल पा रहा है? इफेक्टर मसल की वजह से। ठीक है ना, यानी मोटर न्यूरॉन सिग्नल को इफेक्टर मसल तक लेकर आएगा। नाउ दिस डिफरेंस मस्ट बी क्लियर कि सेंसरी न्यूरॉन क्या है? कैरी मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी सीएनएस तक जो सिग्नल लेके जाएगा। मोटर न्यूरॉन क्या है? जो सीएनएस से सिग्नल इफेक्टर मसल तक लेके जाएगा। कैरी मैसेज फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल और ग्लैंड। ठीक है भैया, एक बीच का भाई रह गया इंटर। अच्छा, इसका एक और नाम होता है बेटा, कंफ्यूज मत होना, रिले भी बोलते हैं इसको। रिले रेस में क्या होता है? एक को पकड़ा के दूसरे को, है ना, डंडी पकड़ा के इधर से उधर नहीं भागते रिले रेस में, वही काम है इसका। ये क्या करता है? कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, बस इसका ये काम है। सिंपल। डायग्राम नहीं आते इसमें से, डायग्राम आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, अब कुछ सवाल लगाए जाएं और आपके दिमाग को चेक किया जाए आपको कितना समझ आया। सबसे पहले, आइडेंटिफाई द साइट वेयर एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल। फटाफट से इसका आंसर बता दो, क्या है? ये तो बहुत सिंपल है। एक ऐसी साइट जहां पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स वापस से क्या होती है? केमिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट होता है। तो जो साइनेप्स वाला एरिया होता है ना बेटा, अगर तुम्हें याद हो तो, नर्व एंडिंग के आगे एक एरिया होता है साइनेप्स, बीच का गैप, वहां पर वापस से केमिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देखो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सॉन ऑफ द अदर न्यूरॉन, यानी दूसरे न्यूरॉन से नया न्यूरॉन में सिग्नल जाना है, तो सिग्नल को कौन रिसीव करेगा? एक ही भाई सिग्नल को रिसीव करता है, डंडा, डेंड्राइट। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज साइनेप्स? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। साइनेप्स क्या होता है? गैप बिटवीन। अब एग्जैक्टली डेफिनेशन याद रखना, क्योंकि आजकल ना पेपर में थोड़े बहुत भी गलत लिखते हैं तो नंबर काट लेते हैं। कुछ टीचर होते हैं जो कि, अब मैं क्या करूं भैया, काट लेते हैं।
एक हमारे टीचर थे, वो भी ऐसे ही थे। और मेरा एक दोस्त था चिंटू लाल, मैथ की कहानी है ना। ये मैथ वैथ बेकार सब्जेक्ट है, देखो मजा बायोलॉजी में पढ़ने में, मैथ छी है ना। तो देखो वो चिंटू लाल था, उसको बिल्कुल पसंद नहीं थी मैथ, बिल्कुल भी। एक बार हमारे सर आते हैं और उसको खड़ा करते हैं और बोलते हैं प्रूव दिस इज अ स्क्वायर। एक फिगर बनाते हैं और बोलते हैं इसको प्रूव करो कि ये स्क्वायर। वो जाता है और बोलता है बट सर ये तो है नहीं स्क्वायर, ये तो सर्कल है। सर बोलते हैं क्या सर, ये तो देखो ना सर्कल है। तो पागल पागल हो गए हो क्या, स्क्वायर ही तो है। सर प्रूव हो गया सर, इट इज स्क्वायर। आपने बोल दिया, आपसे बड़ा कौन। वो अलग बात है। उसके बाद उसको क्लास से बाहर निकाला गया था, उसको बहुत मार ठीक है ठीक है। हाँ तो ऐसे भी होता है टीचर, बट इसलिए डेफिनेशन याद रखना। साइनेप्स क्या होता है बेटा, बता दिया मैंने। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है। नर्वस सिस्टम का काम है सिग्नल को रिसीव करना, सीएनएस तक लेके जाना, सीएनएस से वापस रिस्पॉन्स को आगे लेके जाना, है ना। यानी एक लेके जाएगा दिमाग तक और दिमाग से वापस भी लेके आएगा। तो पूरा का पूरा क्या है, नर्वस सिस्टम कहलाता है। राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन। सबसे पहले पूछ रहा है डेंड्राइट का क्या फंक्शन होता है, पता है तुम्हें, रिसीव करता है। एक्सॉन क्या करता है, एक लॉन्ग टेल होती है जिसकी एंडिंग्स होती है नर्व एंडिंग्स, जो कि बाहर साइनैप्स में क्या करते हैं, सिग्नल को भेज देते हैं। और एक होता है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ क्या करती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो कि सिग्नल्स को फास्ट ट्रांसमिट कराने के काम आती है। चलो देखो ऐसा क्वेश्चन मैं बोल रहा था, क्या आ जाता है, लेबल करने के लिए आ जाता है कि ए बी सी डी पार्ट कौन सा है। जैसे कि ए पार्ट आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है ये तुम्हें बोर्ड पे, डेंड्राइट, ये डेंड्राइट दिख रहा है, ठीक है। ये बीच में क्या है, सेल बॉडी, साइटोन। ये क्या है, एक्सोन। ये क्या है, डी क्या है, नर्व एंडिंग्स। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन सेंसरी, मोटर एंड रिले न्यूरॉन। मैंने बताया रिले ही इंटर है। हाँ तो इनके बीच का पॉइंट लिखिए हो यार भाई, ये क्या क्या काम करते हैं। एक लेके जाता है, एक बीच में कनेक्ट करता है, और एक वापस से इफेक्टर मसल तक लेके जाता है, ठीक है। Why are neurons called structural and functional unit of the nervous system? क्यों बोलते हैं बेटा, बहुत सिंपल सा रीजन है, क्योंकि ये जो न्यूरॉन है ना, इसी की मदद से हमारी पूरी की पूरी बॉडी रिस्पॉन्स कर पा रही है, ठीक है। तो याद रखना, बिकॉज इट इज द बेसिक सेल दैट रिसीव्स, प्रोसेसेस एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल। यानी एक लौता ऐसा सेल है जिसकी मदद से हम सारे बॉडी के सिग्नल्स को भेज पाते हैं, रिसीव कर पाते हैं, ट्रांसमिट कर पाते हैं। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल। बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टफ है। व्हाई कांट इलेक्ट्रिकल सिग्नल डायरेक्टली रीच एवरी सेल ऑफ द बॉडी। देखो ऐसा क्योंकि यार नर्वस सिस्टम की जरूरत पड़ रही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि सिग्नल आया और हर एक सेल में डायरेक्टली पहुंच गया, क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ कुछ जगहों पर ही नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम क्या करता है, सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। हमारी पूरी बॉडी में नर्वस सिस्टम नहीं है, है ना। कम नर्व्स हैं, कम न्यूरॉन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, इसलिए एक स्पेशलाइज सिस्टम हमें लगता है पूरा का पूरा, जिसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। तो याद रखना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवल्स थ्रू नर्वस टिश्यू एंड नॉट बाय ऑल बॉडी बिकॉज दे कैनॉट रीच एवरी सेल डायरेक्टली। यानी यार हर एक सेल पे डायरेक्टली जाना पॉसिबल ही नहीं है सिग्नल्स का, है ना। हर एक सेल पे नहीं जा सकता सिग्नल। किसकी मदद से जाता है, नर्वस सिस्टम की मदद से। और नर्वस सिस्टम बॉडी के हर एक पार्ट में नहीं है, हर एक पार्ट में नहीं है, इस बात को याद रखना, ठीक है। चलिए अब आता है अगला टॉपिक, जो कि है टाइप ऑफ एक्शंस। यानी एक्शंस के कितने टाइप हैं, 3 प्रकार के एक्शन तुम कर सकते हो। एक है वॉलेंट्री एक्शन, जो कि सोच समझ के तुम करते हो। फॉर एग्जाम्पल बेटा, फॉर एग्जाम्पल पढ़ाई। भैया पढ़ाई तो वॉलेंट्री छोड़ो, वो तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है हमसे, पढ़ाई तो नहीं कर पा रहे हैं, वॉलेंट्री एक्शन नहीं है पढ़ाई हमारा, हम नहीं कर पाते पढ़ाई यानी वॉलेंट्री एक्शन वो है जिनको तुम कंट्रोल कर सकते हो। मोबाइल चलाना क्या वॉलेंट्री एक्शन है भैया, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, खुद ही स्क्रॉल करने लगता हूं मैं, हाँ, पर वो एक्चुअली में वॉलेंट्री है ठीक है। तो वॉलेंट्री एक्शन क्या है, दीज एक्शंस कैन बी कंट्रोल्ड बाय योर ओन विल, खुद से तुम कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं, जो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल क्या है इसका, हार्ट बीट। बोलो दिल रुक जाए, दिल रुकेगा। चलो एक बार बोलो, सब बोलोगे प्रशांत भैया का आज दिल रुक जाए। देख 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 कितनी जल्दी बोला, तेरा टीचर देख, तेरा टीचर का दिल रुक गया तो मत बोलना, पर बोलने से भी कुछ नहीं होगा क्योंकि इनवॉलेंट्री एक्शन नहीं रुक सकता, ठीक है। एक आता है रिफ्लेक्स एक्शन। देखो रिफ्लेक्स एक्शन को भी तुम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम इनवॉलेंट्री। क्यों, क्योंकि ये रैपिड होता है, रैपिड।
रैपिड यानी फास्ट। समझाता हूं कैसे। जब भी तुमने गर्म चीज को टच करा ना यार, तो क्या हुआ, वो तो अचानक से तुमने हाथ हटाया, वो वॉलेंट्री एक्शन भी नहीं था, है ना, तुमने सोचा भी नहीं, उतने दिन तुम्हारा दिमाग भी प्रोसेस नहीं कर पाया, बट तुमने हाथ को भी पीछे हटा लिया। तो ऐसे रैपिड एक्शंस को, फास्ट एक्शंस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, अब देखो रिफ्लेक्स एक्शन और इनवॉलेंट्री एक्शन के बीच का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डिफरेंस बताता हूं मैं क्या है। सबसे पहली चीज देखो, थिंकिंग तो इसमें भी इन्वॉल्व नहीं होती और थिंकिंग तो इसमें भी इन्वॉल्व नहीं होती, पर सबसे खतरनाक चीज पता है क्या है रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, कि यहां पर ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। यहां पर पता है कौन इन्वॉल्व होता है, स्पाइनल कॉर्ड। यस, रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है, ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। जबकि इनवॉलेंट्री में ब्रेन इन्वॉल्व होता है, ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है आपकी दिल की धड़कन, अभी पढ़ेंगे भी। ठीक है, इसके एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए, है ना, क्या है, पंपिंग ऑफ ब्लड, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। अच्छा, वॉलंटरी एक्शन तो बहुत सिंपल है कि हमारे ब्रेन इन्वॉल्व होता है, थिंकिंग भी इन्वॉल्व होती है, हम सोच समझ के ही कर सकते हैं। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, ये समझ आ गया। अब रिफ्लेक्स एक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, असर्शन रीजनिंग आजकल बहुत पूछी जा रही है, तो भैया ये सवाल देख लो। असर्शन क्या है, डाइजेशन इज अ वॉलंटरी एक्शन। पहली गलत हो गया, बॉडी के अंदर खाना डाइजेस्ट हो रहा है, कंट्रोल नहीं कर सकते, तो डाइजेशन इज अ इनवॉलंटरी एक्शन, तो यही फॉल्स हो गया, तो इसका आंसर आएगा डी। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, पेपर के अंदर टफ आएंगे। डी कैसे आएगा, क्योंकि असर्शन गलत है, रीजन सही है, रीजन पढ़ो, रीजन सही है। ठीक है, चलिए भैया यहां तक चीजें समझ आ गई हैं, अब बढ़ते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की तरफ। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, सडन मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, a reflex action is a sudden automatic and involuntary response। इनवॉलेंट्री एक्शन नहीं, पर यहां पर ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, थिंकिंग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, ये एक प्रकार का फास्ट एंड सडन एक्शन है। ठीक है, अच्छा ये याद रखना, जो इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं ना, वो उतने फास्ट नहीं होते। ये जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन है, ये तो बहुत फास्ट है, जबकि इनवॉलेंट्री एक्शन उतने फास्ट नहीं होते। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि गर्म पानी को टच करा, हाथ पीछे कर लिया, सबसे बड़ा एग्जांपल इसका यही है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं, यहां पर कुछ टर्म है जो कि आपको पता होनी चाहिए, जिसका नाम है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या है, एक मिनट पानी पी लेता हूं। देखो रिफ्लेक्स आर्क ना बहुत आसान तरीके से तुम सीख सकते हो। रिफ्लेक्स आर्क है पाथ, रिफ्लेक्स सेक्शन का जो पूरा पाथ है वो रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है। एक डायग्राम की मदद से मैं समझाता हूं, एंड ये जो डायग्राम देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट है भैया, क्यों, क्योंकि बार बार पेपर के अंदर पूछा गया। इस डायग्राम में हो क्या रहा है, देखो ये चिंटू लाल का हाथ है, इसने गर्म पानी को टच कर लिया, तो अब क्या हो रहा है बेटा समझना, जैसे ही उसने गर्म पानी को टच करा, सबसे पहले रिसेप्टर्स क्या होंगे, रिसेप्टर्स कौन से रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर रिसीव कर लेंगे सिग्नल को। अब मुझे ये बताओ, सिग्नल को सीएनएस तक कौन लेके जाएगा, सीएनएस तक सिग्नल को कौन लेके जाएगा, बोलो, सिम यानी सेंसरी न्यूरॉन, बहुत बढ़िया, सेंसरी न्यूरॉन। अब यहां पर जो सिग्नल है ना वो ब्रेन तक नहीं जाता, वो सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड पे जाता है। अब बीच में होता है इंटर न्यूरॉन, ये जो तुम बीच में देख पा रहे हो, रिले या फिर इंटर न्यूरॉन। ठीक है, अब सिग्नल को वापस से मसल तक कौन लेके आएगा, आपको पता है वो है मोटर न्यूरॉन, तो मोटर न्यूरॉन सिग्नल को यहां पर लेके आएगा और तुम क्या करोगे, हाथ को सिर्फ पीछे खींच लोगे, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब यहां पर भैया ब्रेन का यूज नहीं है, इनका यूज नहीं है, पर क्या ब्रेन का बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नहीं, थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट है। जैसे कि यहां पर लिखा भी हुआ है, मैसेज टू दी ब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट समझना। बचपन में आपकी मम्मी रोटी वोटी बना रही होंगी, तो आप बगल में बैठे होंगे कभी ना कभी, और वो जो तवा होता है ना, तवा सॉरी, वो जो तवा होता है उसमें आपका कभी हाथ लगा होगा बचपन में, और उसके बाद ना कभी तुमने उस गर्म तवे को टच नहीं करा होगा, नोट करना कभी, क्यों, क्योंकि जब आप किसी भी रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म करते हो ना, तो आपका ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, बट तुम्हारे ब्रेन पे मैसेज चला जाता है कि ये चीज खतरनाक है। कभी बाइक के साइलेंसर से पैर लगा है बचपन में, जब लग गया ना उसके बाद तुम्हें पता चल गया, तुम्हारे दिमाग को पता चल गया, अरे नहीं इससे तो दर्द होता है, तो अब तुम कभी भी बाइक के साइलेंसर पे पैर नहीं लग पाओगे, समझ रहे हो। यानी रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, बट इनडायरेक्टली है, डिसीजन मेकिंग में नहीं है, लेकिन सिग्नल ब्रेन तक जाता है कि घटना क्या हुई है आखिर, वो ब्रेन तक जाता है। अच्छा गर्म चीज थी तो वो ब्रेन तक जाता है, ठीक है। तो ये जो पाथ है ना बेटा, ये तुम पाथ देख पा रहे हो, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन और इफेक्टर मसल, ये जो पाथ है, इसी पाथ को हम पूरे के पूरे को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, आर्क यानी पाथ, ठीक है। इसी पूरे पाथ को हम बोलते हैं क्या, पूरा का पूरा रिफ्लेक्स आर्क, पाथवे ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। इसके पार्ट्स मैंने आपको बता दिए, एक स्टिमुलस आया, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर मसल, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब यहां पर सवाल आता है
कि आखिर रिफ्लेक्स एक्शन की इतनी जरूरत क्यों है यार। देखो रिफ्लेक्स एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होगा तो फास्ट एक्शन नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं फटाफट से। क्या क्या है? सबसे पहला, प्रोवाइड इमीडिएट एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। एक तो फास्ट एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आ जाएगा। अगला, प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम इंजरी, यानी अगर कोई गर्म चीज है और तुम उसको थोड़ी देर टच करके रखोगे ना तो तुम जल सकते हो भैया, बट क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन है हाथ फटाफट से हटा लोगे और ब्रेन का कोई यूज भी नहीं है, ठीक है। अगला, सेव्स टाइम बाय अवॉइडिंग डिले, टाइम को भी बचा रहा है, जल्दी जल्दी हो जा रहा है, हाथ दूर हटा लिया तुमने। हेल्प्स इन सर्वाइवल एंड सेफ्टी, यानी सर्वाइवल एंड सेफ्टी में भी बहुत काम आता है रिफ्लेक्स एक्शन। तो चार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे किसके? रिफ्लेक्स एक्शन के। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हाउ हैव रिफ्लेक्स आर्क इवॉल्व्ड इन एनिमल? देखो ये थोड़ा टफ सवाल है। एनिमल्स के अंदर ना पहले नहीं होता था रिफ्लेक्स आर्क, ये बाद में इवॉल्व हुआ है समय के साथ साथ। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा ना तो हमारी बॉडी को रिफ्लेक्स आर्क की नीड पड़ने लगी, क्योंकि अचानक से अगर कुछ भी हो रहा है बॉडी के साथ तो एक्शन फास्ट होना चाहिए, क्योंकि दिमाग तक सिग्नल को लेके जाओ, दिमाग आंसर देगा, तो उस पूरे प्रोसेस में ना बहुत टाइम लगता था। तो अगर कुछ भी अचानक से हो जाता है बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए, क्या हुआ, ये रिफ्लेक्स सिस्टम पूरा का पूरा बनाया हमारी बॉडी ने ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो रिफ्लेक्स आर्क हैव इवॉल्व्ड इन द एनिमल टू प्रोवाइड रैपिड एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू दी हार्मफुल और सडन स्टिमुलाई, यानी कुछ भी हार्मफुल होता है तो एकदम अचानक से रिस्पॉन्स आ जाता है, जिससे क्या होता है हम बहुत अच्छी तरीके से जिंदगी जी पाते हैं, है ना, हमारी लाइफ स्पैन सही हो पाती है ना, अचानक से हम चीजों से बच पाते हैं, हार्मफुल इफेक्ट से हम बच पाते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब इसके कुछ कुछ पॉइंटर्स हैं कि इंपॉर्टेंट क्यों है, तो वो चारों पॉइंटर्स मैं आपको बता चुका हूं कि रिफ्लेक्स एक्शन या फिर रिफ्लेक्स आर्क इंपॉर्टेंट क्यों है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन रिफ्लेक्स एक्शन विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम, मेंशन द रोल ऑफ न्यूरॉन। देखो मैंने बोला था डायग्राम पूछा जाता है, कितनी बार पूछा गया है। ये वाला जो डायग्राम है ना बेटा, एनसीईआरटी का थोड़ा गंदा डायग्राम है, बट बना लेना, प्रैक्टिस कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखो ये भी पूछा गया कि न्यूरॉन कौन कौन से यूज होते हैं, सिम, सेंसरी, इंटर और मोटर न्यूरॉन। बहुत बढ़िया। चलिए एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, इनमें से कौन सा है भैया? टेकिंग नोट्स भैया वो तो हम वैसे भी नहीं लेते है ना, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। कौन सा है? पुलिंग हैंड अवे फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट। चलिए, रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़ते हैं। Which of the following correctly represents the path of reflex arc? रिफ्लेक्स आर्क का पाथ कौन सा है बेटा, इनमें से ये बताओ जल्दी से कौन सा पाथ है? सबसे पहले रिसीव करेंगे तो रिसेप्टर काम आएगा, ठीक है, फिर आएगा सेंसरी न्यूरॉन, सिम, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड पे जाता है सिग्नल, ब्रेन पे नहीं जाता, स्पाइनल कॉर्ड पे, मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर। बहुत बढ़िया, तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। रवि एक्सीडेंटली टचेस अ हॉट पैन, भैया गरम टच कर लिया उसने, while cooking and immediately pulls the hand away, ठीक है। This rapid response saves him from the severe one, जलने से बच गया भैया उसका हाथ। What is the correct sequence of the event, यानी करेक्ट सीक्वेंस बताओ। सबसे पहले देखो स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस है हीट, हीट, रिसेप्टर कौन से है? थर्मो रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर कौन है? इफेक्टर है हैंड मसल, हैंड मसल पे सिग्नल गया, हाथ पीछे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा यहां पर लिखा भी हुआ है। बहुत बढ़िया। अगले वही सेम क्वेश्चन है, डिफाइन द रिफ्लेक्स एक्शन यूजिंग फ्लो चार्ट एंड ऑल, ये सब तुम कर सकते हो। एक्सप्लेन व्हाई रिफ्लेक्स आर्क आर कंसीडर मोर एफिशिएंट फॉर क्विक रिस्पॉन्स। वही मैंने बताया ना कि इनडायरेक्टली पूछा जाता है कि इंपॉर्टेंस क्या है रिफ्लेक्स एक्शन की, तो अगर ऐसे भी सवाल आ रहा है ना कि रिफ्लेक्स आर्क क्यों जरूरी है, तो आपको वही इंपॉर्टेंस वाले जो 3-4 पॉइंट तुमने याद करे वही तुम्हें लिख के आने, ठीक है। इससे क्या होता है, प्रोसेसिंग टाइम बच जाता है ना, जल्दी एक्शन ले पाते हो। बहुत बढ़िया। चलिए अब बात करते हैं, दिमाग से बात करते हैं उसी की है ना, क्योंकि दिमाग से ही तुम पढ़ रहे हो। अब उसी दिमाग की मदद से बेटा ये करेंगे कि आखिर तू बता तूने क्या पढ़ा, आखिर तू बता तूने क्या पढ़ा, ठीक है। हाँ, जैसे कि जब लड़के बाल वाल कटवाने जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि यार उनका दिमाग उनसे कह रहा होता है क्या स्मार्ट दिख रहा है, एकदम बढ़िया दिख रहा है, बट जैसे ही वो घर पे आते हैं, बाल वाल धोते हैं, तो लगता है ये क्या कर दिया भैया, नाई की दुकान पे तो अच्छा लग रहा था, अब क्या हो गया। और वैसे लड़कों तुम तो याद रखना कि तुम्हारे लिए जो रिलेशनशिप है और हेयर कटिंग दोनों सेम ही है, क्योंकि दोनों जगह पे तुम्हारा तो कटना ही है ठीक है। हाँ आ जाओ, ब्रेन देखते हैं ब्रेन, दिमाग। देखो ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द बॉडी, यानी यहीं से ही सिग्नल मेनली पूरी बॉडी कंट्रोल होती है, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शन दोनों यही कंट्रोल करता है। अब ब्रेन के पास क्या है बेटा,
तीन पार्ट्स हैं ब्रेन के, तीन पार्ट्स हैं। ब्रेन की प्रोटेक्शन के बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी देखो ब्रेन के तीन पार्ट्स हैं। सबसे पहले आगे वाला पार्ट जिसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन। क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन। एक बीच का पार्ट होता है मिड ब्रेन और एक लास्ट होता है हाइंड। हाइंड यानी पीछे, हाइंड यानी पीछे। ठीक है, तो आप ये ब्रेन देख सकते हो। ये जो आप देख पा रहे हो जो पूरा का पूरा पार्ट है ये क्या है बेटा? फोर ब्रेन। ये छोटा सा मिड ब्रेन और जो नीचे तुम देख पा रहे हो, ये जो तुम देख पा रहे हो ये क्या है? हाइंड ब्रेन। ठीक है, एक एक करके इन तीनों पार्ट्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले एक टर्म होती है, एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम। अब तुम बोलोगे ये क्या है? देखो दो ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, इन दोनों को जो अटैच करके रखता है ना उसको हम बोलते हैं क्या? कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, द कॉर्पस कैलोसम इज द थिक बैंड ऑफ द नर्व फाइबर इन द ब्रेन। इट कनेक्ट्स द लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर। इसका काम क्या है? लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को कनेक्ट करना और आपस में कम्युनिकेशंस को ट्रांसफर कराना, इधर का इधर, इधर का इधर। ठीक है, इट्स मेन फंक्शन इज टू अलाउ कम्युनिकेशन, दोनों को कम्युनिकेट कराना। चलो आगे बढ़ते। अब आया इंपॉर्टेंट फोर ब्रेन। देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो हाइंड ब्रेन है। क्वेश्चन जो पूछा जाएगा 90% चांसेस है वो हाइंड ब्रेन से आएगा, बट फिर भी फोर ब्रेन में आपको बता देता हूं। फोर ब्रेन के बेटा तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला पार्ट सेरिबेरम। क्या बोला मैंने? सेरिबेरम। सेरिबेरम सबसे बड़ा पार्ट है। इसका काम है थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी। जितना भी तुम ये जो याद कर पा रहे हो ना बेटा, ये इसी की वजह से तुम याद कर पा रहे हो। यही है सेरिबेरम जिसकी मदद से तुम याद कर पाते हो। यानी ये जो सेरिबेरम है यही है सब कुछ। यही आपके थिंकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस, लर्निंग, इमोशंस, सारे वॉलेंट्री एक्शंस को यही कंट्रोल करता है। जितने भी आपकी बॉडी के अंदर जो इमोशंस आते हैं ना, ये भी यही कंट्रोल करता है ना? तो इन सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है क्या? सेरिबेरम। याद रखना। ठीक है, अब आते हैं इसके दो पार्ट और हैं वैसे, एक है थैलेमस और एक है हाइपोथैलेमस। ठीक है, अभी जो थैलेमस है ना बेटा, ये वैसे आपके सिलेबस में नहीं है बट मैं फिर भी आपको बता देता हूं। इसका काम क्या है? ये एक स्टेशन है, स्टेशन। सिग्नल जब आता है ना तो डायरेक्टली बड़े इंसान पे नहीं जा सकता, बीच में एक होता है ना इंसान जो कि सिग्नल को यहां से आगे ले जाता है ना? तो ऐसे ही काम करता है ये। कौन? थैलेमस। थैलेमस क्या करता है? सिग्नल को, जो सिग्नल आया उसको लेता है और ये सिग्नल को सेरिबेरम तक लेके जाता है। ठीक है, तो क्या करता है? डायरेक्टिंग सेंसरी सिग्नल टू दी सेरिबेरम, सेरिबेरम तक लेके जाता है। अब आता है इंपॉर्टेंट हाइपोथैलेमस। देखो हाइपोथैलेमस कैसे याद करोगे? हाइपोथैलेमस यानी थर्मस। आपके घरों में वो थर्मस वगैरह यूज करते होंगे ना, थर्मस। थर्मस यानी जिसके अंदर खाना गर्म रहता है, पानी गर्म रहता है। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस का वही काम, यानी हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है? हंगर, जो हमें भूख लग रही है, जो कि मुझे अभी बहुत तेज लग रही है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। है ना? जो मुझे थर्स्ट लग रहा है, प्यास लग रही है, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस, यानी थर्मस। ऐसे याद कर लेना। ठीक है, रेगुलेट्स हंगर, थर्स्ट, स्लीप, बॉडी टेम्परेचर। ये सारी चीजों को कौन कंट्रोल करता है? बहुत बढ़िया, हाइपोथैलेमस। क्या बात क्लियर है? मेन काम है ये हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, थर्मस। थर्मस क्या कर रहा है? मेरे भूख को कंट्रोल कर रहा है, प्यास को कंट्रोल कर रहा है। बहुत से, इतना याद कर लेना। ठीक है, तो ये फोर ब्रेन के बारे में मैंने आपको बताया। मिड ब्रेन का ज्यादा काम नहीं है। मिड ब्रेन का मेन काम है फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को आपस में कनेक्टेड रखना। बीच वाले भाई यही कर रहे हैं सब। ठीक है, वहां पर इंटरन्यूरॉन, यहाँ पे मिड ब्रेन। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये मिडल पार्ट होता है जो कि फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में लोकेटेड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका यही है, कनेक्ट करना। बट इसके अलावा दो तीन छोटे मोटे काम और हैं, जैसे कि ये भी कुछ इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। जैसे कि कंट्रोल सम इनवॉलेंट्री एक्शन, रेगुलेट्स रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द आई, हेड एंड नेक। है ना? तो कुछ कुछ मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए ये काम आ रहा होता है। ठीक है, हेल्प्स इन दी प्रोसेसिंग ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड कीपिंग दी बॉडी अलर्ट। है ना? बॉडी अलर्ट रहे, उसको भी कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन काम करता है। बट आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ इतना है कि आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, मेरे इन नोट्स के बाद एनसीईआरटी की एक भी लाइन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं सीधा बोलता हूं, मैं सीधा बोलता हूं, सब कुछ है इसके अंदर भाई। ठीक है, हाँ। हाइंड ब्रेन आ गया सबसे इंपॉर्टेंट। हाइंड ब्रेन इज द लोअर पार्ट एंड लोकेटेड एट द बैक। यहां पर होता है बेटा, यहां पर। ठीक है, कुछ लोगों का खाली भी हो सकता है, नहीं खाली नहीं है। ठीक है, अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट, इसके तीन पार्ट हैं। कैसे याद करोगे? यहीं से सवाल आएगा, एमसीक्यू आज बता रहा हूं। याद कर लो पीसीएम। जैसे हम बोलते हैं ना 11th में जाके क्या लोगे, हम तो पीसीएम लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वैसे ही। तो पीसीएम यानी, पी यानी क्या? सबसे पहले आता है, सबसे पहले आता है पी। पी यानी पॉन्स। पहले याद से सुन लो बेटा, PONS, पॉन्स। ठीक है, तो यह आ गया पॉन्स। है ना? याद करवाऊंगा अभी। सी यानी सेरिबेलम। क्या? बेलम, बेलम। ठीक है, और एम यानी मेड्यूला। मेड्यूला का एक और नाम है मेड्यूला ऑब्लंगेटा। ठीक है, इसको ये भी बोलते हैं मेड्यूला ऑब्लंगेटा।
ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया। अब देखना बेटा, ये जो सेरिबेलम है ये क्या करता है, वो सेरिबेरम था, बेरम बेरम बेरम, मेमोरी वगैरह के काम आ रहा था। बेलम, बेलम से मिलता जुलता एक शब्द है बेटा जो कि तुम्हें याद करना है, ट्रिक बता रहा हूं, बैलेंस, बैलेंस, बेलम बैलेंस, बेलम बैलेंस। हाँ, तो सेरिबेलम क्या करता है, हमारी बॉडी के पोस्चर को, बैलेंस को कंट्रोल करता है, यानी कंट्रोल बैलेंस पोस्चर एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी मूवमेंट। मैं चल पा रहा हूं, मैं खड़ा हो पा रहा हूं, ऐसे हो पा रहा हूं, ऐसे शाहरुख खान का स्टाइल मार रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरे पास सेरिबेलम है। अगला आता है पॉन्स। पॉन्स कैसे याद करोगे? देखो लड़कियां क्या करती हैं, कुछ कुछ लड़के भी करते होंगे, क्रीम आती थी पॉन्ड्स की, पॉन्ड्स की क्रीम आती थी, तो रात को सोने से पहले क्या करते थे, पॉन्ड्स की क्रीम लेते थे और ऐसे लगाते थे और सो जाते थे, ठीक है। पॉन्ड्स यानी पॉन्ड्स, ऐसे याद करो। अब पॉन्ड्स क्रीम कब लगा रहे हैं? रात को सोने से पहले। क्या कर रहे हैं? रात को जब तुम सोने होने जा रहे हो आराम से तब। यानी इसका मेन काम क्या है ना बेटा, समझना, एक तो ये ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करता है, जो आप ब्रीथ कर पाते हो, और स्लीप को भी, यानी इसका एक और काम है स्लीप साइकिल, स्लीप साइकिल को भी ये कंट्रोल कर रहा होगा। क्या बात समझ में आई? यानी स्लीप साइकिल हो गया या फिर ब्रीथिंग हो गया, यानी ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। ये भी इनवॉलेंट्री, ये भी इनवॉलेंट्री। क्या बात समझ में आई? पॉन्ड्स रात को ब्रीथिंग ब्रीथिंग आराम से कर रहे हो और क्या कर रहे हो, स्लीप साइकिल तुम्हें मेंटेन करनी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। लास्ट आता है मेड्यूला। मेड्यूला कैसे याद करोगे? मेड्यूला से मिलता जुलता एक शब्द है मेडिसिन, मेडिसिन। अब मेड्यूला वो सारी चीजों को कंट्रोल करता है जिसकी वजह से तुम्हें मेडिसिन लेनी पड़ सकती है, जैसे कि हार्ट बीट, है ना। तो यानी इसका क्या है, जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस है, मेन जो बड़े बड़े इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, जैसे कि हार्ट बीट, ठीक है, उसके अलावा इसमें से ब्रीथिंग काट दो, उसके अलावा से ब्रीथिंग भी ये भी कंट्रोल करता है बेटा, इसका भी काम होता है। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर के लिए मेडिसिन लेनी पड़ सकती है। वॉमिटिंग, वॉमिटिंग पे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रामू श्यामू काकू था, वो एक पहाड़ पे गया, उसको वॉमिट आ गई, बताओ कौन से पार्ट ऑफ द ब्रेन की वजह से आई? तो याद रखना, मेड्यूला, मेडिसिन। मेडिसिन कब लेते हैं? जब कुछ गलत हुआ होता है बॉडी के साथ, यानी वॉमिट, वॉमिट, ठीक है ना। सलाइवेशन, है ना, सलाइवेशन, सलाइवा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सारे काम कौन कर रहा है? मेडिसिन लेने वाले काम कर रहा है मेड्यूला ऑब्लंगेटा। अब मेड्यूला की एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एक्सटेंड होके आपके स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ जाता है, यानी याद रखना, ये एक्सटेंड होता है बेटा, ये एक्सटेंड होता है, कौन? मेड्यूला एक्सटेंड होता है और वो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ जाता है। इस पे भी एमसीक्यू पूछा जा चुका है। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, मतलब इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, क्वेश्चन तो मैं अब कराऊंगा। अब एक क्वेश्चन जो कि 99% चांसेस हैं तुम्हारे पेपर के अंदर आने का, और वो क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सवाल आएगा, हाउ नर्वस ऑर्गन्स आर प्रोटेक्टेड, कैसे प्रोटेक्ट किए जाते हैं? तो याद रखना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तीन तीन स्टेप में प्रोटेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि ब्रेन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो, तुम्हारे खोपड़ी, खोपड़ी इसको हम बोलते हैं क्रैनियम। क्या बोलते हैं? क्रैनियम। तो सबसे पहले ब्रो बोन, ये जो आपका ब्रेन है, ये बोनी स्कल की मदद से क्या होता है? प्रोटेक्ट किया जाता है, जिसका नाम है क्रैनियम। क्या बोलते हैं बेटा इसको? क्रैनियम, इसको हम बोल रहे होते हैं, ठीक है, नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगली चीज, इट इज कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन। 3 मेम्ब्रेन है भैया बीच में, जिनको हम क्या बोलते हैं? मेनिंजिस। क्या बोलते हैं? मेनिंजिस या फिर मेनिंग्स, कुछ भी बोल सकते हो, मेनिंजिस या मेनिंग्स। ये 3 लेयर हैं। अब इन 3 लेयर के बीच में भी फ्लूइड होता है, फ्लूइड, फ्लूइड यानी पानी जैसा कुछ सब्सटेंस होता है, इसका नाम है सेरिबेरोस्पाइनल फ्लूइड, यानी सीएसएफ। सीएसएफ के जवान होते हैं ना, क्या करते हैं? प्रोटेक्शन करते हैं। वैसे ही ये भी क्या करेगा? दिमाग की प्रोटेक्शन करेगा। सेरिबेरोस्पाइनल फ्लूइड क्या करेगा? अगर मान लो दिमाग पर झटका पड़ा, तो बीच में फ्लूइड है लेयर्स के, तो ये फ्लूइड क्या करेगा? शॉक को ऑब्जॉर्ब कर लेगा, झटके को खींच लेगा, ठीक है। तो याद रखना, सेकंड क्या था? 3 मेम्ब्रेन है, और थर्ड पॉइंट है अ फ्लूइड कॉल्ड सेरिबेरोस्पाइनल फ्लूइड, जैसे कि सीएसएफ, which act as a shock absorber and protect it from the injury. Remember these 3 points. These are very 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 important. अब आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन का वापस से दोहरा दो एक बार फटाफट से। क्रैनियम, 3 लेयर मेनिंजिस की, बीच में सीएसएफ, सीएसएफ के जवान खड़े हुए हैं, अगर कोई भी शॉक वॉक आएगा तो वही अपन देख लेंगे, ठीक है। अब आता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? रीढ़ की हड्डी। सबसे पहले ना तुमने देखा होगा पीछे हड्डियां होती हैं, पेयर्स होते हैं, है ना। गिन के बताना कमेंट में कितने पेयर है तुम्हारे, एक बार पेयर बताना मुझे, ठीक है। अब ये जो इसके अंदर होता है स्पाइनल कॉर्ड, ये तो रीढ़ की हड्डी है, इसके अंदर होता है बेटा स्पाइनल कॉर्ड, और ये जो हड्डियों के कॉलम्स तुम्हें दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। तो सबसे पहली प्रोटेक्शन तो वर्टिब्रल कॉलम की मदद से मिलती है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कवर्ड बाय मेनिंजिस, इसके अंदर भी ये मेनिंजिस होती हैं, लेयर्स होती हैं, और उन लेयर्स के बीच में यहां पर भी सीएसएफ होता है, यानी सेरिबेरोस्पाइनल फ्लूइड। तो यानी 2 स्टेप तो सेम है, एक अलग है। वहां पर क्रैनियम
यहां पर क्या है, यहां पर वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। बस एक डिफरेंस, बाकी दोनों सेम। तो प्रोटेक्शन अगर पूछा जाए ब्रेन की स्पाइनल कॉर्ड के, आराम से लिखे आओगे, है ना। बोल देना पी के भैया के स्टूडेंट है, हमें डरा रहा था क्या, हम तो बी के भैया के स्टूडेंट है भाई। चलो भाई सवाल देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स द पोस्चर, ब्रेन का कौन सा पार्ट है बेटा जो कि पोस्चर को मेंटेन कर रहा है? सेरिबेलम, बैलेंस 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 बैलम। अब याद रखना सेरिबेरम मत करना, सेरिबेरम मेमोरी इमोशंस। तुम बोलोगे भैया हमें तो इमोशंस ही फील नहीं होते। अच्छा एक चीज मैं पढ़ रहा था अभी कुछ दिन पहले और मुझे पता चला आजकल की जो यंग जनरेशन है जैसे कि तुम, उनके अंदर ना एक टर्म आ गई है जिसको हम बोलते हैं इमोशनल एनिस्थीसिया। यानी उन्होंने अपने चाइल्डहुड में कुछ इतनी बड़ी बड़ी चीजें देख ली है ना कि अब उनके अंदर इमोशंस नहीं है। अब कुछ भी होता है ना तो उनके लाइफ में इतना कोई उन्हें फर्क नहीं पड़ता है ना। त्योहार आ रहे हैं, त्योहार जा रहे हैं, ना खुश हो रहे हैं ना दुखी हो रहे हैं, उनकी लाइफ सीधी सीधी चलती जा रही है। ये आजकल बहुत बड़ी चीज चल रही है यंगस्टर्स के बीच में, शायद तुम्हारे साथ भी हो सकता है, इमोशनल एनेस्थीसिया। ठीक है, तो सेरिबेलम ये चीज आ गया। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स वॉलेंट्री एक्शन, वॉलेंट्री एक्शन एक ही भैया है, पहला पहला फोर ब्रेन, फोर ब्रेन में कौन सा पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट सेरिबेरम। चलिए केस स्टडी, एक ऐसे केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। क्या बोला है, एक 10 साल का लड़का है जो अपनी साइकिल चलाना चाहता है। इनिशियली ही स्ट्रगल्स टू मेंटेन बैलेंस, बैलेंस नहीं बना पा रहा, गिर जा रहा है। तो ये बताओ विच पार्ट ऑफ द ब्रेन हेल्प्स इन मेंटेनिंग बैलेंस? बैलम यानी बैलेंस। बहुत बढ़िया, याद रखेंगे भैया। अगला, विच टाइप ऑफ द एक्शन इज इन्वॉल्व इन लर्निंग टू राइड बाइसाइकिल? अगर मुझे बाइसाइकिल चलाना सीखना है, अगर मुझे चलाना, तो मेरे दिमाग में इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, यानी वो वॉलेंट्री एक्शन है। क्या है, वॉलेंट्री एक्शन बेटा। ठीक है, सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ विच मेजर डिवीजन ऑफ द ब्रेन? सेरिबेलम हाइंड ब्रेन, कौन सा ब्रेन, हाइंड ब्रेन। बहुत बढ़िया, क्या ये सारी चीजें समझ आई? अगला सवाल, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंस? जो कि तुम में है बहुत ज्यादा। क्या, सेरी, बोलो बोलो, बैरम, बैलम नहीं बैरम। ठीक है, स्पेलिंग याद करके जाना, गलत लिखते हो। बाईसाइकिल अगर आपको राइड करनी है, तो अगर आपको बैलेंस बनाना है देन सेरिबेलम, बट अगर आपको सीखना है राइडिंग अ बाइसाइकिल तो आपका आंसर आना चाहिए यहां पर क्या, सेरिबेरम। हाँ ठीक है। वॉमिटिंग, मेडिसन, मेडुला, हाँ वॉमिटिंग। कंट्रोलिंग हंगर, हंगर भैया वो था ना वो मेरा थर्मस, हाइपोथैलेमस। हाँ बहुत बढ़िया। हाउ इज द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड? मैंने आपको बताया था ये सवाल बार बार पूछा जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। अगला सवाल, व्हाट विल हैपन इफ द सेरिबेलम इज डैमेज? अगर आपका सेरिबेलम डैमेज हो गया, अब क्या होगा भैया? सेरिबेलम का काम है बॉडी का पोस्चर मेंटेन करना, है ना, बैलेंस मेंटेन करना। अगर ये डैमेज हो गया तो आपकी बॉडी बैलेंस नहीं कर पाएगी। ठीक है, क्या होगा? पर्सन विल लूज बैलेंस एंड पोस्चर, वॉलेंट्री एक्शन विल लूज प्रिसीशन। यानी अगर आप कुछ भी आप चलने की कोशिश करोगे, उठाने की किसी चीज को कोशिश करोगे, तो आपका दिमाग ऐसे घूमेगा। जैसे कि आपने वो श्री श्री हनी पाजी की जी की एक लाइन थी, 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का। तो जो 4 बोतल वोडका पी जाने के बाद जो होता है वैसा आपको फील होने लगेगा अगर आपका सेरिबेलम डैमेज हो चुका है तो। चलिए यहां पर पूरा का पूरा क्या, जो हमारा नर्वस सिस्टम था वो खत्म, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम, यानी अब हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ग्लैंड्स को। तो अभी तक ना हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, अब हम पढ़ रहे हैं क्या, ग्लैंड्स। अबे ग्लैंड्स क्या होते हैं? देखो ग्लैंड्स ना 2 टाइप के होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, मैं एक एक करके समझाता हूं, और ये जो डिफरेंस है ना ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में सवाल चल रहा होगा, भैया ये ग्लैंड्स क्या है, ये तो बता दो। देखो ग्लैंड्स वैसे तो हम लाइफ प्रोसेस में भी पढ़ चुके हैं, बट मैं फिर बता रहा हूं कि दे आर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, यानी ये कुछ ऐसे स्पेशल ऑर्गन है जिनका कुछ ना कुछ काम होता है ना, जिनका कुछ स्पेसिफिक क्या होता है, सब्सटेंस ये रिलीज कर रहे होते हैं, है ना, कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, उनको हम बोलते हैं ग्लैंड्स। ठीक है, अब देखो 2 प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक है एंडोक्राइन ग्लैंड। हमारे सिलेबस में हमें एंडोक्राइन ग्लैंड को पढ़ना है, लेकिन एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड का जो डिफरेंस है वो कभी कभार पूछ लिया जाता है। अब तुम पूछोगे भैया एंडो एक्सो क्या है, तो देखो एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर, एक सिंपल सा डिफरेंस है। ये जो तुम्हें एक्सोक्राइन ग्लैंड दिख रहा है ना, इसका एग्जांपल देता हूं तुम समझ जाओगे। पिछले चैप्टर में पढ़ा था सलाइवा, सलाइवा कहां बनता था, सलाइवरी ग्लैंड में, याद आया? हाँ पता है सलाइवरी ग्लैंड में क्या होता है, सलाइवा स्टोर हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद जब सलाइवा की जरूरत पड़ती है तो क्या होता है, सलाइवा नीचे आ जाता है, और सलाइवा के पास क्या था, सलाइवा के पास थे एंजाइम। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, रिलीज देयर सेक्रीशन थ्रू डक्ट,
यानी उनके पास एक स्टोरेज ऑप्शन होता है जहां पर वो स्टोर कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, जो सलाइवरी ग्लैंड है वो किस प्रकार का ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, और भी इसके एग्जांपल है जैसे स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, टीयर ग्लैंड, है ना, यहां पर स्टोर हो जाता है और जब जरूरत पड़ती है तब बाहर आ जाता है। ये मेनली क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है एंजाइम, है ना, ये क्या रिलीज करता है, एंजाइम। पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, और तुम एंजाइम का नाम भी बता सकते हो। सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, एक बार बता देना, याद आ रहा है कुछ, सलाइवरी अमाइलेज, हाँ। पर जो एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, ये हार्मोन रिलीज करता है, एंजाइम नहीं करता, ये हार्मोन रिलीज करता है, पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट क्या है, इट रिलीजेस डायरेक्टली इनटू ब्लड, ये दूसरा पॉइंट है ना। वो क्या करता है, वो डक्ट में स्टोर करता है, बट ये स्टोर वो नहीं करता, ये कहता ले भाई डायरेक्ट ब्लड में भेज देगा अपन, तो डायरेक्टली ब्लड में भेज देता भैया। अब यही हमें पढ़ना है इसी चैप्टर के अंदर, यानी कितने टाइप के ग्लैंड्स हैं, मतलब एंडोक्राइन के अंदर बहुत अलग अलग टाइप के हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अब ये जो डिफरेंस है, वैसे तो ये डिफरेंस आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बट एक बार तुम रीड कर सकते हो, आ जाओ फटाफट से। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, इसमें डक्ट्स होते हैं एक्सोक्राइन में, और एंडोक्राइन में डक्ट नहीं होते, कोई स्टोरेज ऑप्शन नहीं होता। ये एंजाइम को सेक्रीट करता है बेटा, और ये क्या करता है, ये हार्मोन को सेक्रीट करता है। ठीक है, तीसरा डिफरेंस, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है ना, एक्ट्स लोकली, यानी ये लिमिटेड एरिया में इसका काम लिमिटेड है, लेकिन ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, ये हार्मोन रिलीज करता है, और ये डायरेक्टली क्या करता है, ब्लड में रिलीज करता है, यानी इट एक्ट ऑन टारगेट ऑर्गन्स थ्रू ब्लड, ये ब्लड के थ्रू काम करता है ना, जबकि इसमें तो ब्लड में कुछ रिलीज ही नहीं होता। ठीक है, बाकी आपको डिफरेंसेस पता है, मतलब बाकी आपको एग्जांपल तो पता ही है। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड को पढ़ने से पहले भैया ये हार्मोन क्या होते हैं ये तो बता दो। देखो हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स कुछ स्पेशल टाइप के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, यानी ये हेलो 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 मैसेज भेजते हैं इधर से उधर। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जिनको एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रीट करते हैं, निकालते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, उनको हम बोल रहे होते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में डाला जाता है। ठीक है, अब ये जो इमेज है ना, इसकी मदद से, ये मेल है ये फीमेल है, मेल और फीमेल के अंदर जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड है सारे सेम है, बस एक अलग है, मेल के पास होते हैं टेस्टिस और फीमेल के पास होती है ओवरी, बाकी सारे जो ग्लैंड्स हैं वो सेम है। चलिए कहां से स्टार्ट करें, भेजे से स्टार्ट करें, दिमाग से। चलिए दिमाग से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं दिमाग की। दिमाग में कौन सा ग्लैंड है, ग्लैंड नंबर 1 जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, कहां होता है, भेजे में। भेजे में कहां पर होता है बेटा, देखो हाइपोथैलेमस याद है, हाइपोथैलेमस याद है, अभी बताया थर्मस, हाँ, तो हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे, बॉटम ऑफ हाइपोथैलेमस दिख रहा है ना, बॉटम ऑफ हाइपोथैलेमस, एक बार थोड़ी ब्राइटनेस लो कर देता हूं, हाइपोथैलेमस के एकदम नीचे की तरफ आपको ये यहां पर दिख जाएगा। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पता है क्या करता है, ये एक ऐसे हार्मोन को रिलीज करता है जो कि आपकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है। एक एक करके पढ़ भी लेते हैं, आ जाओ। लोकेटेड जस्ट बिलो द ब्रेन, ठीक है, सेक्रीट सेवरल हार्मोन्स इंक्लूडिंग ग्रोथ हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बोन्स एंड मसल, यानी खली है ना, खली है ना बहुत बड़ा, पता है उसकी हाइट इतनी बड़ी क्यों है, क्योंकि उसके जो ग्रोथ हार्मोन है ना वो ज्यादा रिलीज हो गए। किसने रिलीज करा है, पिट्यूटरी ग्लैंड ने, जिसकी वजह से उसकी हाइट इतनी बड़ी है। और कुछ लोग होते हैं जो एकदम छोटे रह जाते हैं, जिनको हम ड्वार्फ बोलते हैं। वो ड्वार्फ क्यों है, क्योंकि उनकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हुआ है। तो यहां पर 2 पॉइंट हैं जो कि आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, देखना बेटा, डेफिशिएंसी अगर ग्रोथ हार्मोन की होगी तो क्या होगा, ड्वार्फिज्म होगा, और अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा तो जायंटिज्म होगा, यानी खली बन जाओगे, शक्तिशाली इतने बड़े, हाँ, है ना, खली जैसे बन जाओगे। और याद रखना इस ग्लैंड को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करने वाला है हाइपोथैलेमस। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, समझ आ गया। अगला ग्लैंड दिमाग से आए यहां पर गले में थायराइड, सुना है ना, आसपास में घर किसी ना किसी को थायराइड की बीमारी हो गई। थायराइड क्या है, तो थायराइड ना एक प्रकार का ग्लैंड है, ये एक हार्मोन रिलीज करता है, और उस हार्मोन को हम बोलते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। बेटा हार्मोन के नाम याद रखना, और कहां पर लोकेटेड है ग्लैंड वो याद रखना। ये विंड पाइप में होता है, आपके गले की जो नली होती है ना सांस लेने वाली, वहां पर ये लोकेटेड होता है। ठीक है, यहां पर इमेज में आपको दिख भी रहा है। उसके अलावा अब ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये क्या काम करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन।
यानी जितनी भी डाइजेस्टेड चीजें हैं ना तुम्हारी बॉडी के अंदर, उसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा। तुमने देखा है ना थायराइड में क्या होता है, या तो लोग मोटे हो जाते हैं तो पतले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन ही कंट्रोल करता है इस सारी चीजों को। यानी मेटाबॉलिज्म को कौन कंट्रोल करेगा? याद रखना, थायरोक्सिन। ठीक है, अच्छा अब ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ना, ये पता है किससे बनता है? ये बनता है आयोडीन। आयोडीन तो सबको पता ही होगा, ठीक है, तो याद रखना ये बनता है आयोडीन से। और पता है सबसे शॉकिंग बात क्या है? अगर तुम्हारी बॉडी में आयोडीन कम है तो थायरोक्सिन कम बनेगा, और थायरोक्सिन कम बनेगा तो एक बीमारी आ जाएगी भैया। कौन सी बीमारी आएगी? उस बीमारी को बोलते हैं गोइटर। गोइटर एक ऐसी बीमारी है जिससे कि कुछ लोगों की ऐसी जो गर्दन होती है एकदम फूल जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, स्वेलिंग ऑफ नेक ड्यू टू एन इनलार्ज थायराइड ग्लैंड यूजुअली कॉज्ड बाय लैक ऑफ आयोडीन। अगर आयोडीन कम है, इस वजह से बोलते हैं क्या तुम्हारे नमक में आयोडीन है? क्योंकि अगर नमक में आयोडीन होगा तो थायरोक्सिन अच्छी तरीके से बन पाएगा। ठीक है, और यहां पर इसके सोल्यूशन दे रखे हैं कि कुछ रिच सोर्स जिससे कि आप आयोडीन ऑब्टेन कर सकते हो। एग्जांपल है सॉल्ट या फिर फिश या फिर कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स भी हो रहे होते हैं। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। नीचे आते हैं। अब ये ना यहां पर एक और ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड के साथ एक ग्लैंड होता है पैराथायरॉइड ग्लैंड। अब पैराथायरॉइड ग्लैंड भी एक हार्मोन निकालता है, उस हार्मोन का नाम है पैराथॉर्मोन। क्या नाम है? पैराथॉर्मोन। ठीक है, इसका काम क्या है? ये भी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, बट किसके? कैल्शियम एंड फॉस्फेट के। इसके कैल्शियम एंड फॉस्फेट के लेवल्स को कंट्रोल करता है। ब्लड के अंदर जो कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल है वो कंट्रोल करता है पैराथॉर्मोन। ठीक है, अब यहां से और नीचे आते हैं। नीचे नीचे आए तो अब आ गई तुम्हारी चेस्ट। चेस्ट के बीच में एक ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं थाइमस। थैनोस नहीं, थाइमस। अब ये थाइमस ग्लैंड देखो कहां पर लोकेटेड होता है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये रही आपके लंग्स, ये चेस्ट के एकदम सेंटर में यहां पर एक छोटा सा ग्लैंड होता है। अब इस ग्लैंड का क्या काम होता है समझना। ये एक हार्मोन रिलीज करता है जो कि इसके नाम के सेम ही है, यानी ये थाइमस हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक है, थाइमस हार्मोन को रिलीज करता है। इसका मेन काम क्या है? ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को डेवलप करवाता है। अब पता है एक क्वेश्चन आता है बार बार कि ना छोटे बच्चों में जो थाइमस ग्लैंड का साइज है वो बड़ा होता है, पर जैसे जैसे एज आगे बढ़ती जाती है तो थाइमस ग्लैंड श्रिंक हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसे ज्यादा इम्यूनिटी की जरूरत है, पर जब एक बार वो ग्रो कर जाता है तो उसे ज्यादा इम्यूनिटी की जरूरत नहीं होती, इसलिए जो ग्लैंड है ये श्रिंक हो जाता है। ठीक है, लार्ज इन यंग चिल्ड्रंस बट श्रिंक आफ्टर प्यूबर्टी। एज के साथ आगे श्रिंक कर जाता है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नीचे आते हैं। और नीचे आए तो भैया आ गया पेनक्रियास। याद है पेट के बगल में पेनक्रियास? भैया पेनक्रियास, पता है पेनक्रियास की सबसे खासियत बात क्या है? कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, इसलिए इसको बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ ड्यूअल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? ड्यूअल ग्लैंड। क्यों बोलते हैं बेटा ड्यूअल ग्लैंड? क्योंकि ये ना तुम्हें याद हो तो एंजाइम रिलीज करता था। याद करो कहानी दो गुंडों की, मैंने तुम्हें पढ़ाया था, पढ़ा नहीं तो लाइफ प्रोसेस पढ़ लो। ठीक है, तो ये एंजाइम भी रिलीज करता है और ये हार्मोन भी रिलीज करता है। ठीक है, तो ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है क्योंकि ये एंजाइम रिलीज करता है लाइक ट्रिप्सिन, लाइपेस। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है क्योंकि ये हार्मोन रिलीज करता है, दो हार्मोन, एक का नाम है इंसुलिन और एक का नाम है ग्लूकाजन। अब ये जो इंसुलिन है ना, ये पता है क्या करता है? तुम्हारे ब्लड में शुगर का लेवल जैसे ही बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो उसको कम कर देता है। यानी ये क्या कर देता है? लोअर्स दी ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, और ये जो ग्लूकाजन इसका उल्टा काम करता है। कभी कभार आपके ब्लड के अंदर ना शुगर लेवल बहुत कम हो जाता है, तो उसको इंक्रीज कौन करता है? उसको इंक्रीज करता है ये हार्मोन। यानी पेनक्रियास तुम्हारे ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अब यहां पर एक बीमारी का नाम तुमने सुना होगा, डायबिटीज। ये किसी को आसपास में बोलते हैं ना कि डायबिटीज हो गई है, अब मीठा खाना बंद कर दीजिए, एकदम मिठाई नहीं खाएगा कोई भी। हाँ, तो अब ये जो इंसुलिन जब पेनक्रियाज में कम हो जाता है, इंसुलिन क्या करता है? ब्लड शुगर को कम करता है। अगर इंसुलिन की कमी हो गई तो डायबिटीज हो जाएगी। ठीक है, तो डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन कॉजेज डायबिटीज। ठीक है, तो अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ा, इंसुलिन कम हो गया, अब इंसुलिन कम हो गया तो भैया डायबिटीज हो जाएगी। याद रखना, डायबिटीज किसकी वजह से होती है? इंसुलिन की वजह से। ठीक है, अब और नीचे आ रहे हैं बेटा, क्वेश्चन बताऊंगा अभी सारे इंपॉर्टेंट। अभी और नीचे आ रहे हैं। अब नीचे आते 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 यहां पर दो किडनी थी, याद आ गया? दो किडनी। तो दोनों किडनी के टॉप पे एक ग्लैंड होता है, दोनों किडनी के टॉप पे होता है, उसको हम बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, ये दो ग्लैंड होते हैं, दोनों टॉप ऑफ द किडनी पे होते हैं। ये एक हार्मोन को सेक्रेट करते हैं जिसका नाम है एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन, ये नाम तो तुमने सुना होगा। लड़के बोलते हैं ना कि अब मेरे अंदर एड्रेनलिन रश आ गया है, कि कोई कुछ भी बोल देता है ना। एक तो लड़कों का ईगो बड़ा जल्दी टूट जाता है ना, उसके लड़कों के अंदर मैं भी इंक्लूड होता हूं, तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है। मेरे साथ ना एक बड़ी अजीब सी प्रॉब्लम है कि मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूं,
है ना, कोई अगर पीछे से आके गाड़ी मेरी ठोक भी देता है, ठीक है, और अगर वो आता है बाहर निकलता है प्यार से बोलता है कि सॉरी यार गलती से हो गया, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बट अगर वो हल्का सा भी थोड़ा सा भी वो अकड़ आ जाती है ना सामने वाले के अंदर, और वो अकड़ से ऐसे बात करता है, तो फिर तो भाई मैं नहीं छोड़ता। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा एड्रेनलिन रश हो जाता है उस टाइम पे। ठीक है, तो एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है, ये आपकी हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, ब्रीथिंग रेट को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, एंड कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। इसको ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी, या फिर इसे हम बोलते हैं फाइट और फ्लाइट, यानी लड़ो या भाग जाओ। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ा है तो जोर जोर से जो स्पीड से तुम भागते हो, क्यों? क्योंकि एड्रेनलिन हार्मोन उस टाइम पे रिलीज हो जाता है। तो अगर कोई भी इमरजेंसी आती है ना, तो ये ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी अपने हार्मोन को सेक्रीट करता है। और ये हार्मोन क्या करता है, और यही सवाल आया बार बार, देखो, एक्सप्लेन हाउ एड्रेनलिन हेल्प आवर बॉडी टू फेस इमरजेंसी सिचुएशन। कैसे मदद करता है? तो सबसे पहला पॉइंट, जैसे ही एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होगा तो हमारे जो हार्ट बीट है वो तेज हो जाएगा, यानी ब्लड पंप बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, ज्यादा ब्लड पंप होगा, ज्यादा एनर्जी मिलेगी। ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाएगी अचानक से, तो ज्यादा ऑक्सीजन मिल पाएगा। उसके अलावा डाइवर्ट ब्लड फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम टू स्केलेटल मसल, यानी हमारे मसल में ज्यादा खून आएगा ताकि हमें एनर्जी मिले दौड़ने की या फिर लड़ने की। उसके अलावा प्रिपेयर बॉडी फॉर फाइट एंड फ्लाइट, या तो लड़ो या तो भागो, उसके लिए बॉडी को प्रिपेयर करवाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के अंदर आ सकता है कि कैसे ये जो हार्मोन है ये कैसे हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है या फिर बॉडी की मदद करता है। ये 4 पॉइंट याद रखना। अब लास्ट 2 ग्लैंड्स हैं। एक ग्लैंड है मेल के अंदर जो कि होता है टेस्टिस। टेस्टिस भी पेयर के अंदर होती है, एक मेल के अंदर 2 टेस्टिस होती हैं। आई होप सबको मालूम ही होगा ये तो। अब उसके अलावा ये एक हार्मोन को रिलीज करते हैं, और उस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? इट प्रोड्यूस अ मेल हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन क्या है? मेल सेक्स हार्मोन। इसको हम डिटेल में हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस उसके अंदर भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतनी टेंशन लेनी हो, टेंशन तो तुमको क्या ही होती, तुम्हारी तो फेवरेट चैप्टर है वो, है ना, कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ, तो यानी टेस्टोस्टेरोन जो है उसको रिलीज करता है। अब सवाल ये आता है टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? तो देखो, टेस्टोस्टेरोन का मेन काम क्या है? टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन एंड मेल फीचर्स सच एज डीपर वॉइस, मुस्टैच, बियर्ड एंड मोर बॉडी हेयर। यानी बॉडी के ऊपर हेयर्स आने लगते हैं। पहले तुम्हारी आवाज ऐसी थी, हेलो आंटी, कैसे हो आंटी, हेलो हेलो, हाँ जी देवी और सज्जनों स्वागत कर। अब तुम्हारी आवाज ऐसी है ना? क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन आ गया है बेटा, तो भारी आवाज हो गई, डीपर वॉइस हो गई है। यस, है ना? तो बेसिकली जो आपकी प्यूबर्टी हिट होती है 13-14 साल पे, तो इस हार्मोन की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। सिमिलरली फीमेल के अंदर हार्मोन है, यानी एक ग्लैंड है जिस ग्लैंड को हम बोलते हैं ओवरी, ये भी पेयर के अंदर प्रेजेंट होती है बेटा। ओ 2 ओवरी होती है हमारी, मतलब फीमेल की बॉडी के अंदर 2 ओवरी होती है। ठीक है, ये भी पेयर में होती है। अब यहां पर याद रखना है 2 हार्मोन को रिलीज करते हैं, एक होता है हमारा एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। अभी जो एस्ट्रोजन होता है ना, जो काम टेस्टोस्टेरोन ने मेल में करा वो ये फीमेल में करते हैं, जैसे कि कंट्रोल्स डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, है ना, जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो भी इसी ग्लैंड की वजह से, इसी हार्मोन की वजह से ग्रो होते हैं। जबकि ये जो प्रोजेस्टेरोन है, ये जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तब ये हार्मोन काम आता है। प्रिपेयर्स यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन एंड मेंटेन्स प्रेगनेंसी। जब प्रेग्नेंट होती है वुमेन उस टाइम पे, बस आप इतना याद रखो कि इस हार्मोन का रिलेशन है प्रेगनेंसी से, मेंटेन्स प्रेगनेंसी। ठीक है, ये क्लियर? ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल। मुझे फटाफट से बताओ, क्या अब तुम्हें कोई दिक्कत, कोई समस्या? यहां पर हमारे सारे के सारे जो ग्लैंड्स थे ना, हमने स्टार्ट करा था बेटा दिमाग से, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। यहां से स्टार्ट करा, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कंट्रोल करता है? आंख बंद कर लो और इमेजिन करते चलो, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्रोथ हार्मोन। नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, यहां पर आगे गले में, गले में, गले को टच करते चलोगे, क्या आएगा यहां पर? यहां पर आएगा थायराइड। बहुत बढ़िया, कौन सा हार्मोन कर रहा है जल्दी से बता दो? थायरोक्सिन। ठीक है, फिर पैराथायराइड, पैराथॉर्मोन, काम याद रखना। फिर नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, यहां पर पहुंचेंगे चेस्ट, है ना? क्या सबको याद है? चेस्ट, यहां पर थाइमस, हाँ साइज छोटा हो जाता है। और नीचे गए पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या कर रहा है? पेनक्रियास इंसुलिन को रिलीज कर रहा है और ग्लूकाजन को रिलीज कर रहा है। और नीचे गए किडनी आ गया, किडनी पे क्या है? एड्रेनल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है? एड्रेनल ग्लैंड। क्या काम करता है वो बता दिया। मेल के अंदर नीचे टेस्टिस, फीमेल में ओवरीज। बहुत बढ़िया, ये सारे के सारे फंक्शंस याद रखना। इन पे जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां का, जो कि स्कूल में लोग नहीं बताते बट पेपर में आ सकता है, वो क्या है? फीडबैक मैकेनिज्म। सवाल क्या आता है? डायरेक्टली आता है। देखो सवाल ये आता है,
हाउ इज द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ रिलीज ऑफ इंसुलिन इन द ब्लड रेगुलेटेड? यानी ब्लड के को कैसे पता चलता है कि ब्लड शुगर अब कम हो गई तो ग्लूकाजन को रिलीज कर दो, ब्लड शुगर ज्यादा हो गई इंसुलिन को रिलीज कर दो? ब्लड को कैसे पता चलता है? देखो हमारी बॉडी के पास ना एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है। क्या होता है? फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? कंट्रोल्स हार्मोन रिलीज टाइमिंग एंड अमाउंट। ये एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं एक टेबल की मदद से। एनसीईआरटी की टेबल है बेटा। देखो मान लो हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ा। अब क्या होगा कि पेनक्रियास के जो सेल होंगे वो डिटेक्ट कर लेंगे। जैसे वो डिटेक्ट करेंगे वो बोलेंगे इंसुलिन, हेलो इंसुलिन, चलो 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 काम पे लग जाओ, काम पे लग जाओ, काम पे लग जाओ। इंसुलिन भाग के जाएंगे, ब्लड शुगर के साथ लड़ाई वड़ाई करेंगे, ब्लड शुगर को बाहर निकाल देंगे। अब क्या होगा? ब्लड शुगर लेवल लो हो जाएगा। पेनक्रियास को पता चला अरे ब्लड शुगर लेवल लो हो गया, हेलो 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 ग्लूकोजन ग्लूकोजन, चलो 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 चलो, ग्लूकोजन आएगा ग्लूकोजन आएगा, ब्लड शुगर लेवल को उठा उठा के फेंक देगा, ब्लड शुगर लेवल आ जाएगा। और समझ रहे हो? यानी एक फीडबैक मैकेनिज्म है। और ये फीडबैक मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये नहीं होता ना तो हमारे ब्लड शुगर लेवल कभी मेंटेन ही नहीं रह पाता। ठीक है, तो ये जो टेबल है ना बेटा, ये याद रखना, ये टेबल इंपॉर्टेंट है। इसी को हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। अगर फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होगा तो पता है क्या होगा? तो होगा हार्मोनल इंबैलेंस, यानी हार्मोन सही तरीके से नहीं जा पाएंगे। और पता है अगर हमारी बॉडी के अंदर कम इंसुलिन होगा तो डायबिटीज हो सकती है, और अगर ज्यादा इंसुलिन होगा तो इंसान कोमा में भी जा सकता है। गया, टाटा बाय बाय गुड बाय। कोमा में भी जा सकता है। क्यों? ऑब्वियस सी बात है, अगर इंसुलिन ज्यादा आ गया तो बहुत सारी बीमारियां भी आ जाती हैं। तो कम इंसुलिन ज्यादा इंसुलिन दोनों घातक है भैया। चलिए फीडबैक मैकेनिज्म भी समझ आ गया है तो फटाफट से कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चंस के आंसर देते चलो। आज which hormone is responsible for maintaining sugar level in the body? आय हाय 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 आय हाय हाय आय आय हाय हाय। इतना इजी क्वेश्चन। मास्टर ग्लैंड, मास्टर पिट्यूटरी दिमाग में होता है, दिमाग में भैया। सेलेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड व्हिच डज नॉट अकर एज द पेयर इन ह्यूमन बॉडी। पेयर में कौन से नहीं होते? तुम याद करो, ओवरी पेयर में होती है, टेस्टिस पेयर में होती है, एड्रिनल ग्लैंड किडनीज के ऊपर होती है, दोनों किडनीज पे। एक इकलौता जो पेयर में नहीं होता वो पिट्यूटरी है। अगला, चाइल्ड ग्रोज abnormally टॉल, विच हार्मोन माइट बी रिस्पॉन्सिबल? कौन से हार्मोन की वजह से वो ज्यादा ग्रो कर गया? ग्रोथ हार्मोन। कौन से क्रिएट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल, पैनक्रियास। ये कैसा सवाल है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पिट्यूटरी ग्लैंड। फ्लाइट और फ्लाइट बताओ, एड्रिनल ग्लैंड। बहुत बढ़िया। चलिए, वाई इज आयोडाइज सॉल्ट इंपॉर्टेंट? आयोडाइज्ड यानी आयोडीन होना चाहिए नमक में। क्यों? क्योंकि आयोडीन से एक हार्मोन होता है, तुम्हें याद हो तो कौन सा? थायराइड ग्लैंड के अंदर जो हार्मोन रिलीज होता है वो आयोडीन से बनता है। उसकी कमी से एक बीमारी हो सकती है, उस बीमारी का नाम याद रखना। उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं? गोइटर। इसमें क्या होता है, हमारी जो नेक होती है वो सूज जाती है ना, स्वेल कर जाती है। चलिए, अ हार्मोन एक्स, एक्स हर जगह आ जाती है। क्यों? एक्स इज सेक्रेटेड इन ब्लड व्हेन अ पर्सन अंडर स्केरी सिचुएशन। ओहो, जब इंसान डर जाता है तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी, एड्रिनलिन। हाँ बहुत बढ़िया। आइडेंटिफाई द हार्मोन, हार्मोन पता है, ग्लैंड कौन सा है? एड्रिनल ग्लैंड है। एक्सप्लेन इट्स रोल इन डीलिंग विद स्केरी और इमरजेंसी सिचुएशन। जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आएगी तो ग्लैंड क्या करेगा? ये ग्लैंड बोलेगा भैया हार्ट बीट बढ़ा दो, ब्रीथिंग रेट बढ़ा दो, सारे ब्लड की सप्लाई को मसल को भेज दो, है ना, ताकि एनर्जी रहे। बहुत बढ़िया। अगला, ये अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज हाइपो हाइपोथायरॉयडिज्म? यानी हमने थायराइड तो सुना, बट ये हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है? देखो हाइपोथायरॉयडिज्म कुछ नहीं है, ये वही कंडीशन है जो कि हम पढ़ चुके हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है, अ कंडीशन इन विच थायराइड ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस इनफ थायरोक्सिन हार्मोन। जब थायरोक्सिन हार्मोन कम रिलीज होता है। ये क्यों होता है? जब हमारे बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है, क्योंकि आयोडीन से ही तो थायरोक्सिन हार्मोन बनता है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ये। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? हाउ कैन इट बी मैनेज? ये मैनेज कैसे हो सकती है? अगर हम ज्यादा आयोडीन को खाएंगे तो। ठीक है, व्हाट डाइटरी चेंजेस कैन हेल्प रेगुलेट? इसको कौन सी डाइट के चेंजेस को रेगुलेट कर सकते हैं? एक तो नमक वो वाला लो जिसमें आयोडीन हो, कुछ कुछ नॉन वेज फूड होता है जैसे कि फिश वगैरह वगैरह, डेयरी प्रोडक्ट्स आप ले सकते हो जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर टिडिंग 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 ये रहा। एक 14 साल की लड़की है, वाज डायग्नोस्ड विद अ एनलार्ज थायराइड ग्लैंड। वही सेम क्वेश्चन आ गया कि थायराइड ग्लैंड थोड़ा सूज गया उसका, ऐसा क्यों हुआ? इस बीमारी को क्या बोलते हैं? गोइटर बोलते हैं। क्यों हुआ?
क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन कम रिलीज हुआ, और थायरोक्सिन हार्मोन कम क्यों रिलीज होता है? जब आयोडीन की कमी होती है। और आयोडीन की कमी कैसे फुलफिल हो सकती है? नमक, सॉल्ट लो, सॉल्ट में आयोडीन वाले सॉल्ट को लो, ठीक है। तो वही सेम क्वेश्चन है, बार बार अलग अलग तरीके से, देखो केस बेस्ड क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछा गया है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर प्लांट के ऊपर पढ़ेंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको ध्यान से देखना। Why is chemical communication better than electrical impulse as a mean of communication between cell in multicellular organism? ये 2025 में पूछा गया है, मुझे पता है किसी भी बच्चे को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। समझना क्या बोल रहा है। अभी हमने पढ़ा एक नर्वस सिस्टम, एक पढ़ा हमने एंडोक्राइन सिस्टम। बोल ये रहे हैं कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है ना वो बेटर है नर्वस सिस्टम से। ऐसा क्यों? मैं रीजन बताता हूं। देखो जो नर्वस टिश्यू है ना हमारी बॉडी में हर जगह नहीं है, कुछ कुछ पार्ट्स में, कुछ कुछ पार्ट्स में। जबकि ये जो हार्मोन सेक्रेट होते हैं ये तो डायरेक्टली ब्लड में जाते हैं, और ब्लड तो बॉडी के हर एक सेल के अंदर है, खून तो हर एक जगह है ना। यानी अगर सिग्नल को हर एक सेल तक पहुंचाना है तो कौन सा मेथड अच्छा है? ग्लैंड वाला, केमिकल मेथड अच्छा है। जो केमिकल कम्युनिकेशन एंडोक्राइन ग्लैंड, ये अच्छा है। उसके अलावा क्या होता है, जब भी एक नर्व इंपल्स आती है ना तो उसमें एक रीसेट टाइम लगता है, यानी सिग्नल यहां से यहां तक पहुंचा, रीसेट होगा, फिर दूसरा सिग्नल आ पाएगा। तो कॉन्टिन्यूअस सिग्नल नर्वस सिस्टम से नहीं जा सकते, जबकि केमिकल मतलब हार्मोन तो रिलीज हो सकते हैं ना, ब्लड में कितनी हार्मोन रिलीज कर लो, क्या दिक्कत है। अब इसके पॉइंट्स याद रखना बेटा, क्या क्या पॉइंट्स है। केमिकल कम्युनिकेशन क्या होती है? बेटर होती है। क्यों? एक तो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, यानी ब्लड के अंदर रिलीज होता है तो लंबे समय तक रहता है उसका इफेक्ट। उसके अलावा वाइडर रेंज, यानी जो हॉर्मोन्स होते हैं वो अलग अलग टिश्यूज तक जा सकते हैं, सेल तक जा सकते हैं। नर्वस जो सिस्टम है वो बॉडी के हर एक पार्ट तक नहीं है। उसके अलावा याद रखना जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होती है ना उनका एक रिकवरी टाइम होता है, यानी एक रीसेट टाइम होता है। एक सिग्नल आया रीसेट, दूसरा सिग्नल आया रीसेट, तो एक टाइम गैप आ रहा है। उससे प्रिवेंट करने के लिए एंडोक्राइन ग्लैंड बहुत अच्छा है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स हैव अ लिमिटेड रेंज, यानी बॉडी के हर एक पार्ट में तो होता नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, मैं बता चुका हूं। ये 4 पॉइंटर इंपॉर्टेंट है। एक बार जब मैं नोट्स अपलोड करूंगा इनको रीड कर लेना। ये क्वेश्चन पहली बार 2025 में देखा गया था, हर एक बच्चे ने गलत किया था क्योंकि किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था। चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं अब प्लांट के बारे में पढ़ना। छोटा सा टॉपिक है प्लांट, एनिमल खत्म हो गया। अब देखो प्लांट क्या है, प्लांट के भी हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। हार्मोन भी पढ़ेंगे। पहले हम समझते हैं कि प्लांट आखिर कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। मैं बस पानी पी लेता हूं। तो चलो यार प्लांट के कोऑर्डिनेशन को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक चीज समझना बेटा, पता है जिन लोगों का भी एग्जाम है, मुझे पता है तुम्हें थोड़ा बहुत अंदर से डर लग रहा होगा कि एग्जाम कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा। तुमने शायद उतने अच्छे से अभी तक पढ़ाई नहीं करी होगी, पर ना पता है मैं तुम लोगों को बस एक चीज कहना चाहता हूं कि जब पूरी दुनिया को लगे ना कि कोई चीज इम्पॉसिबल है और तुम्हें लगता है कि वो पॉसिबल है, तो हाँ वो पॉसिबल है। यानी दुनिया बोलेगी कि यार इतना कम पढ़ के मार्क्स नहीं आएंगे, अरे 95% तू नहीं ला पाएगा, तू नहीं ला पाएगी, लेकिन अगर तुम में बिलीव है, तुम्हें पता है कि तुम कर सकते हो ना, तो दुनिया की कोई ताकत तुमको रोक नहीं सकती बेटा। इस बात को याद रखना, ठीक है। तो जो भी एग्जाम अभी तुम्हारा कल है परसों, जब भी एग्जाम अपना बेस्ट लगा देना, जी जान लो एकदम बेस्ट। चलो अब आते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। देखो यार एनिमल और प्लांट का जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो एकदम डिफरेंट है। क्यों? एक डिफरेंस की मदद से मैं आपको समझा देता हूं। देखो एनिमल्स के पास क्या होता है, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं जिनको हम बोलते हैं नर्व, है ना, नर्व टिश्यूज बोलते हैं। पर प्लांट्स के पास नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। प्लांट के पास कोई टिश्यू ही नहीं होते, फिर प्लांट कैसे करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? तुमने वो प्लांट देखा है जिसको टच करते हो, है ना, उसकी पत्तियां बंद हो जाती हैं, जिसको हम टच मी नॉट बोलते हैं, टच मी नॉट, छुई मुई, है ना। हाँ तो कैसे कर रहा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जब उसके पास कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू ही नहीं है, नर्वस टिश्यू ही नहीं है? मैं बताता हूं कैसे। प्लांट पानी की मदद से सब कुछ करते हैं। देखना बेटा, मूवमेंट हैपेंस ड्यू टू द चेंज इन अमाउंट ऑफ वाटर इन द सेल। यानी जब उस टच मी नॉट के प्लांट को तुम छूते हो तो जो सेल का पानी है वो चला जाता है, और जैसे ही पानी चला जाता है बंद हो जाएगा, पानी आएगा खुल जाएगा, पानी जाएगा बंद हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? यानी प्लांट्स जो है ना उनकी मूवमेंट कैसे हो पाती है, उनका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो पाता है बाय द चेंज इन अमाउंट ऑफ वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट, किसकी मदद से? अमाउंट, वाटर के अमाउंट को चेंज करके। जबकि एनिमल कैसे मूव करते हैं, सिग्नल गया मेरे मसल तक, अब मसल क्या करेंगे देखना बेटा,
मूवमेंट हैपेंस ड्यू टू द चेंज इन द शेप ऑफ मसल सेल, यानी जो मसल का जो सेल होगा उस पर सिग्नल आएगा, वो अपनी शेप को बदल लेगा और मैं हाथ पीछे ले लूंगा। ऐसे होता है। पानी का तो कोई यूज ही नहीं है, बट यहां पर पानी की वजह से प्लांट में से पानी गया तो लीफ बंद हो गई, पानी आया तो लीफ खुल गई। यानी अमाउंट ऑफ वाटर पे सारी चीजें क्या होती है, डिपेंडेंट होती हैं। क्या ये चीज क्लियर है? जल्दी से बताओ कि यहां तक ये सारी की सारी चीजें क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर मैं प्लांट की बात कर रहा हूं ना, तो ये तो तुम्हें पता है कि प्लांट के पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, पर प्लांट ना दो प्रकार के मूवमेंट करता है। कौन कौन से मूवमेंट करता है? स्क्रीन पे तुम्हें क्लियरली दिख रहे होंगे कि एक मूवमेंट है आपका क्या, एक है आपका नास्टिक मूवमेंट और एक है ट्रॉपिक मूवमेंट। भैया ये क्या है? देखो, ट्रॉपिक, ट्रॉपिक से ना एक मिलता जुलता शब्द समझ आएगा तुम्हें, ऑन टॉप। ऑन टॉप, ऑन टॉप, तुम सबको भी ऑन टॉप जाना है बेटा। तो ऑन टॉप, टॉप यानी ऊपर जाना है, यानी ट्रॉपिक मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें ग्रोथ हो रही है, प्लांट हवा में ऊपर जा रहा है, हवा में नहीं ऊपर जा रहा है। नास्टिक मूवमेंट इज नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, यहां पे ग्रोथ नहीं होती। इसका एग्जांपल समझाता हूं, अभी डिटेल में पढ़ेंगे, एग्जांपल समझा रहा हूं। नास्टिक मूवमेंट यानी टच मी टच मी टच मी, यानी टच मी नॉट, प्लांट को करा टच, छुई में प्लांट को टच करा, बंद हो गया, वापस खुल गया, ग्रोथ तो हो ही नहीं रही। पर जब प्लांट होता है और वो बढ़ने लगता है तो वो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। यानी ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है? डायरेक्शनल ग्रोथ टुवर्ड्स और अवे स्टिमुलस, डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। यानी बस इतना याद रखो, ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है, नास्टिक मूवमेंट नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। इनका डिफरेंस लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, डिटेल में। तो ये समझ में आ गया, इसमें ग्रोथ, उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती, ठीक है भैया। अब पता है आपको, ट्रॉपिक मूवमेंट भी दो टाइप के। कौन कौन से दो टाइप के? मान लो अगर मूवमेंट स्टिमुलस की तरफ हुआ है, अब ये मत पूछना स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस पता है ना, एक पेड़ है, पेड़ अगर सूरज की तरफ ग्रो कर रहा है तो सूरज क्या है उसके लिए? सूरज है स्टिमुलस। तो अगर स्टिमुलस की तरफ ग्रो करता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। याद रखना, याद रखना, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म क्या है? व्हेन अ प्लांट पार्ट ग्रोस और मूव टुवर्ड्स द स्टिमुलस, स्टिमुलस की तरफ जब ग्रो करता है, ग्रोथ होती है, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। और नेगेटिव ट्रॉपिज्म क्या है? मान लो एक प्लांट है, वो सूरज की दूसरी दिशा में ग्रो कर रहा है, यानी स्टिमुलस वहां है और वो दूसरी डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव ट्रॉपिज्म। व्हेन अ प्लांट पार्ट ग्रोज और मूव्स अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, स्टिमुलस से वो अवे जाने लगता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? तब हम उसको बोल रहे होते हैं, याद रखना, क्या? नेगेटिव ट्रॉपिज्म। क्या चीज क्लियर? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, बहुत बढ़िया। स्टिमुलस की तरफ तो पॉजिटिव, अवे तो नेगेटिव, ठीक है। अब ये तो समझ आ गया, पर बेसिकली ट्रॉपिक मूवमेंट बहुत टाइप के हैं क्योंकि स्टिमुलस बदलता रहेगा। मैं आपको बता रहा हूं, एक स्टिमुलस तो सनलाइट है, एक स्टिमुलस पानी है, बहुत सारे स्टिमुलस हैं। तो एक एक करके सारे टाइप के ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। चलिए, सबसे पहला ट्रॉपिक मूवमेंट फोटोट्रॉपिज्म। फोटो यानी खींच मेरी फोटो तू खींच, अरे फोटो यानी लाइट, हाँ। तो यानी एक ऐसा ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है बेटा? ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। एक ऐसा ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट जिसमें स्टिमुलाई क्या है? स्टिमुलस क्या है? लाइट, रोशनी की तरफ जो मूवमेंट होगा। अब देखो, फोटोट्रॉपिज्म भी दो टाइप के, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म या नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म क्या है? जब लाइट की तरफ ग्रो करेगा और एक लाइट के अवे ग्रो करेगा। इसका एग्जांपल याद रखना, जो प्लांट की स्टेम होती है ना बेटा, हमेशा वो टुवर्ड्स ग्रो करती है, यानी वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखाती है। जबकि जो प्लांट की रूट्स होती हैं, रूट्स तो नीचे जाती है ना भैया जमीन के अंदर, तो लाइट से दूर जा रही है, यानी वो क्या करती है? नेगेटिव। क्या करती है वो? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। समझ आया? फोटोट्रॉपिज्म समझ आया? स्टिमुलस क्या है? लाइट है, लाइट, रोशनी, सूरज की रोशनी है ना। अगर रोशनी के साथ ग्रो करेगा तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, दूसरी तरफ नेगेटिव। अब यहां पर ना बेटा कुछ क्वेश्चंस आते हैं, और वो क्वेश्चन होते हैं कैसे सवाल? वो सवाल होते हैं इमेज बेस्ड क्वेश्चन। इस प्रकार के इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। उसमें क्या बोलता है? एक आपको प्लांट दे रखा है, अब आपसे ये पूछा जाएगा कि जो प्लांट की ये स्टेम आपको दिख रही है, ये किस टाइप का ट्रॉपिक मूवमेंट कर रही है, और रूट किस टाइप का ट्रॉपिक मूवमेंट कर रही है। तो आपको दिख रहा है ये जो प्लांट है ये सनलाइट की तरफ जा रहा है, यानी है तो ये फोटोट्रॉपिज्म, फोटो फोटो, हाँ, ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। इसी प्रकार के ना सवाल बार बार ऐसे रिलेटेड आते हैं, मतलब आपको ऐसे इमेजेस दी जाएंगे और पूछेंगे कि स्टेम किस टाइप का मूवमेंट कर रहा है, ये कौन से टाइप का मूवमेंट कर रहा है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। अगला, अगला ट्रॉपिक मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। जियो यानी ग्रेविटी, ग्रेविटी है ना, वो मूवमेंट जिसमें स्टिमुलस क्या है? ग्रेविटी। ग्रेविटी कहां लगती है? नीचे की तरफ। ग्रेविटी आपको जमीन से खींच के रखती है भैया,
है ना, हाँ बहुत बढ़िया। मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, यानी यहां पर स्टिमुलस क्या है, ग्रेविटी। ये भी दो टाइप का होगा, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म बेटा, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। अगर ग्रेविटी नीचे लग रही है और प्लांट भी नीचे जा रहा है तो पॉजिटिव ट्रोपिज्म, बट अगर ग्रेविटी तो नीचे है वो तो हमें पता है, बट प्लांट ऊपर ग्रो कर रहा है, ये क्या होगा, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। बहुत बढ़िया। अब इसकी भी देखो इमेज बेस्ड क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ये देखो, ये प्लांट की स्टेम है, ये ऊपर ग्रो कर रही है, तो ये क्या कर रही है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे लग रही है ना भैया, जबकि रूट्स जो हैं, देखो रूट्स नीचे जा रही हैं, यानी रूट्स क्या कर रही हैं, रूट्स कर रही हैं पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। आएगा इमेज बेस्ड क्वेश्चन, देख लेना अपने एग्जाम के अंदर। चलो अगला आता है केमोट्रोपिज्म, यानी एक ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट जिसमें जो स्टिमुलस है वो क्या है, कोई केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल की वजह से जब कोई मूवमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं केमोट्रोपिज्म। ये भी दो टाइप का, एक है पॉजिटिव केमोट्रोपिज्म, एक है नेगेटिव केमोट्रोपिज्म। अब इसका जो एग्जांपल है ना वो आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे, जो कि है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। उसके अंदर आप इस प्रकार से एक डायग्राम भी देखोगे। मैं बस आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, अभी डिटेल में नहीं जाना, अगले चैप्टर में पढ़ोगे। एक पॉलन ग्रेन की जो ट्यूब ग्रो होती है वो किसकी वजह से होती है, बाय द हेल्प ऑफ केमोट्रोपिज्म। ठीक है, बस एग्जांपल याद कर लो अभी के लिए, पॉलन ट्यूब ग्रोइंग टुवर्ड्स ओव्यूल, ये क्या है, ये एक प्रकार का केमोट्रोपिज्म का एग्जांपल है। बस एग्जांपल याद कर लो अभी के लिए कि पॉलन ट्यूब ग्रो कर रही है, बस क्या है एग्जांपल, केमोट्रोपिज्म। अगले चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, अब आ गया हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो यानी पानी, यानी यहां पर स्टिमुलस क्या होगा बेटा, स्टिमुलस होगा पानी, समझ आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है। स्टिमुलस क्या होगा बेटा, यहां पर पानी, पानी अंकल जी पानी पिला दीजिए, बहुत बढ़िया। यानी मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू वाटर, पानी की वजह से जो मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, अगर पानी की तरफ होगा तो पॉजिटिव, अगर उसके अलग डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव। इसका भी एग्जांपल बहुत सिंपल है, रूट्स क्या करती हैं, पानी को ढूंढती हैं, यानी ये क्या करती हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। बहुत बढ़िया। लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म क्या है, थिग्मो, थिग्मो यानी टच, थिग्मो यानी टच, ये है टच, यानी वो ट्रॉपिक मूवमेंट जिसमें स्टिमुलस क्या होगा, टच। एग्जांपल देता हूं, मनी प्लांट है ना, घरों में देखा होगा मनी प्लांट, एक डंडा खड़ा कर देते हैं, मनी प्लांट ऊपर चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है, किसकी मदद से, डंडे की मदद से। तो डंडा क्या दे रहा है, उसको टच दे रहा है, टच, यानी वो क्या है, थिग्मोट्रोपिज्म। बहुत बढ़िया, क्या है, थिग्मोट्रोपिज्म। अब इसका एक एग्जांपल याद रखना, एक प्लांट होता है टेंड्रिल, टेंड्रिल। ठीक है, तो टेंड्रिल क्या करता है, टेंड्रिल ना ऊपर चढ़ता जाता है, क्यों, क्योंकि टच की वजह से, यानी वो एक थिग्मोट्रोपिज्म दिखाता है। तो ये जो एग्जांपल है ना, ये याद रखना। ठीक है, दे आर सेंसिटिव टू टच एंड शो पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म, मीनिंग दे ग्रो टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट दे टच, यानी जैसे उसको जो मिलेगा उसके साथ साथ वो चढ़ते जाएंगे, यानी वो क्या है, पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। टच के साथ साथ वो हवा में नहीं, ऊपर चढ़ते जाएंगे। आपने भी देखा ही होगा आसपास में कहीं ना कहीं। ठीक है, ये होता है किसका प्लांट, ये आप देख सकते हो टेंड्रिल का। तो टेंड्रिल का देखो, ये आया, ये ऊपर चढ़ता गया, है ना, तो टेंड्रिल क्या दिखाता है, पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। बहुत बढ़िया, ये तो हो गया क्या, ट्रॉपिक मूवमेंट। अब मैं बात करता हूं नेस्टिक मूवमेंट की। देखो भाई, नेस्टिक मूवमेंट क्या है, नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, यहां ग्रोथ नहीं होती। एग्जांपल क्या है, टच मी नॉट, छुई मुई। अच्छा, जो छुई मुई प्लांट है ना, इसका एक और नाम होता है साइंटिफिक नेम, मिम्यूसा पुडिका, लिखा भी हुआ है, बता दूंगा। पुदीना समोसा विद पुदीना की चटनी नहीं, मिम्यूसा पुडिका। ठीक है, अभी बताऊंगा। अब ये जो नेस्टिक मूवमेंट है दो टाइप का है, या ट्रॉपिक मूवमेंट तो पांच पांच टाइप के थे, ये दो के ही है, एक है थिग्मोनेस्टी और एक है फोटोनेस्टी। नाम से ही समझ आ रहा होगा, थिग्मो यानी टच, टच यानी वो नेस्टिक मूवमेंट जिसमें स्टिमुलस क्या है, टच है, टच। इसका एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूं, मिमोसा पुडिका यानी छुई मुई प्लांट, जब हम टच करते हैं तो उसकी लीव्स क्या होती है, लीफ उसकी फोल्ड हो जाती हैं, लीफ उसकी ऐसे फोल्ड हो जाती हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और एग्जांपल, मतलब एक और टाइप का नेस्टिक मूवमेंट जो कि है फोटोनेस्टी, फोटो यानी लाइट, यानी वो नेस्टिक मूवमेंट, नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट जिसमें स्टिमुलस क्या है, बोलो, लाइट, लाइट क्या है, लाइट। अब इसके ना बस तुम्हें एग्जांपल याद रखने हैं। एग्जांपल क्या है, एक फ्लावर होता है डैंडेलियन, है ना, और एक और होता है ट्यूलिप, ओपन्स इन द लाइट, यानी ये जो फ्लावर होते हैं ना, जैसे सूरज की रोशनी आती है खुल जाते हैं, खुल जाते हैं, है ना, सूरज की रोशनी जाती है बंद हो जाते हैं, यानी ये क्या दिखा रहे हैं, ये फोटोनेस्टी दिखा रहे हैं, लाइट की वजह से ओपन हो रहे हैं। ठीक है, जबकि कुछ फ्लावर्स होते हैं जैसे मून फ्लावर, या फिर हम इवनिंग फ्लावर भी इसको बोलते हैं। तो जो मून फ्लावर होता है ये क्या करता है, ओपन्स इन दी डार्क,
यानी जब सूरज चला जाता है तब ये ओपन होता है। यानी स्टिमुलस तो लाइट ही है ना, तो ये क्या है, फोटोनेस्टी। तो फोटोनेस्टी, थिग्मोनेस्टी, दोनों के बस एग्जांपल याद रख लो। वहां पर मिमिसा पुडिका, यहां पर एक एग्जांपल ये मूनफ्लावर और डेंडिलियन, ये दो याद कर लेना, बस इतना तुम्हारे लिए काफी है। कभी कभार एग्जांपल्स पे क्वेश्चन क्योंकि आ जाते हैं। चलिए अब लास्ट एंड फाइनल, द डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिक एंड नेस्टिक मूवमेंट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है भैया, ये तो बताओ। मैंने सारे बता दिए, देखो कैसे। ट्रॉपिक मूवमेंट है, याद रखना, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, और इसके अंदर ग्रोथ नहीं होती। अब खुद सोचो, क्या ट्रॉपिक मूवमेंट रिवर्सेबल है? अरे प्लांट बढ़ गया, क्या प्लांट छोटा हो जाएगा क्या? नहीं, तो ये क्या होता है, ये नॉन रिवर्सेबल होते हैं, परमानेंट होते हैं। जबकि नेस्टिक मूवमेंट टेम्पररी एंड रिवर्सेबल, पत्ती खुली थी पत्ती बंद हो गई, पत्ती खुली थी पत्ती बंद हो गई, बहुत बढ़िया। उसके अलावा ट्रॉपिक मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल होते हैं, यानी ग्रोथ या तो यहां होगी या तो यहां होगी। जबकि नेस्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल, ऐसे खुल जाएगा, ऐसे खुल जाएगा, ऐसे खुल जाएगा, ऐसे खुल जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में खुल सकते हैं भैया, है ना। तो नेस्टिक मूवमेंट क्या होते हैं, बहुत बढ़िया। एक पॉइंट और याद रखना, ट्रॉपिक मूवमेंट जो होते हैं वो स्लो होते हैं, ग्रोथ प्लांट की स्लो होती है, बट जब टच मी नॉट प्लांट को टच करते हो तो फटाफट से होता है, यानी इमीडिएट एक्शन होता है, एकदम फास्ट। ठीक है, तो ये क्या होता है, इमीडिएट। तो ये जो चार डिफरेंसेस है बेटा, ये याद कर लेना। कुछ क्वेश्चन देखते हैं एंड देन फाइनली लास्ट टॉपिक जो कि है प्लांट हार्मोन को स्टार्ट करते हैं। मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर टुवर्ड्स द लाइट इज एन एग्जांपल ऑफ, बताओ सनफ्लावर का मूवमेंट हुआ है टुवर्ड्स द लाइट, वो किस टाइप का ट्रॉपिक मूवमेंट है, वो मूव कर गया है लाइट की तरफ, तो वो है फोटोट्रॉपिज्म। उसकी ग्रोथ हो रही है बेटा, उस तरफ ही ग्रो करता है हमेशा सनफ्लावर, बहुत बढ़िया। अगला आप इसको देख सकते हो, ऑब्जर्व दी ए क्या है, छुई मुई, है ना। तो आप देख सकते हो पहले तो ऐसा था, जब टच करा तो ऐसे बंद हो गया, तो ये किसकी वजह से हुआ बंद? ऑप्शन ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेंज इन द अमाउंट ऑफ वाटर, मैंने बताया था जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं ना प्लांट के अंदर, वो किसकी वजह से हो रहे हैं, पानी की मात्रा बदल जाने से, है ना। पानी चला जाता है तो बंद हो जाता है। अगला क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग है, लीफ ऑफ मिमिसा पुडिका ड्रूप व्हेन टच्ड, क्या टच करते हैं तो बंद हो जाती है, स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। द मूवमेंट ऑफ मिमिसा इज कॉज्ड बाय अनइक्वल ग्रोथ ऑन द बोथ साइड ऑफ द लीफ, नहीं, ये जो मूवमेंट होती है तो पानी की वजह से होती है ना, तो रीजन एकदम गलत है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, बहुत बढ़िया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक राघव ने एक प्लांट को ऐसे रख दिया है, अब हमसे पूछ रहा है ये किस टाइप का ट्रॉपिज्म है। तो आप देख सकते हो ये सूरज है, सूरज की तरफ बेंड कर रहा है, देखो सूरज की तरफ बेंड कर रहा है, मैंने आपको क्वेश्चन बताया भी था, ये है फोटोट्रॉपिज्म। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेम द टाइप ऑफ मूवमेंट शोन इन द फोल्डिंग ऑफ मिमिसा पुडिका, बताओ, नेस्टिक मूवमेंट। ओपनिंग ऑफ डेंडिलियन फ्लावर, ये भी नेस्टिक मूवमेंट है, बट याद रखना म्यूमिसा पुडिका टच की वजह से आता है, यानी ये थिग्मोनेस्टी है, और डेंडिलियन फ्लावर लाइट की वजह से, यानी ये फोटोनेस्टी है। ये क्या है, हाँ थिग्मोनेस्टी, और ये फोटोनेस्टी, बहुत बढ़िया, वो नाम इस वजह से मैंने तुम्हें याद कराए थे। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक द प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन क्या है उसके बारे में अब हम बात करेंगे। देखो जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं ना, उनको फाइटो हार्मोन्स भी बोला जाता है। जैसे एनिमल्स के अंदर बहुत सारे हार्मोन थे, प्लांट के अंदर भी बहुत सारे हार्मोन है, और उनको हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन। अब ये जो हार्मोन है, इनके कुछ स्पेसिफिक काम है। पहले काम तो है डेवलपमेंट के, यानी ग्रोथ रिलेटेड काम, है ना, क्योंकि प्लांट को बड़ा होना है। तो बेसिकली तीन मेन काम होते हैं, एक तो होता है सेल को डिवाइड कराना, सेल डिवीजन, एक होता है सेल को बड़ा कराना, सेल एनलार्जमेंट, यानी सेल को एकदम बड़ा ग्रोथ कराना, और एक होता है सेल डिफरेंशिएशन, यानी सेल की एक स्पेशलाइजेशन बनाना कि एक सेल का यही काम होगा। तो तीन काम होते हैं, एक सेल को डिवाइड कराना, एक सेल को बड़ा कराना, और एक सेल का डिफरेंशिएशन कराना, ये तीन काम मेन है। अब कितने प्रकार के हार्मोन्स हैं प्लांट्स के अंदर, तो वो होते हैं 5 प्रकार के हार्मोन, ठीक है, जिसके अंदर 3 तो होते हैं ग्रोथ रिलेटेड हार्मोन, और 2 हार्मोन ग्रोथ इनहिबिटर, यानी ग्रोथ को रोक देते हैं। भैया ग्रोथ को क्यों रोक रहे हैं भैया, रोकते हैं, अभी बताऊंगा क्यों। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रोथ को जो इंक्रीज करते हैं उनके साथ। जैसे कि सबसे पहला है हमारा ऑक्सिन, ऑक्सिन ए, यानी सबसे पहले याद रखना ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है बेटा, ऑक्सिन ना सबसे पहले तो प्रमोट सेल एलोंगेशन इन शूट्स, जो प्लांट की शूट होती है उसको बड़ा कराने के काम आता है। याद रखना ऑक्सिन कहां प्रेजेंट होता है, ऑक्सिन प्रेजेंट होता है एट दी टिप्स, यानी ये मान लो हमारी शूट है, इस शूट की टिप पे प्रेजेंट होगा ऑक्सिन, और सिमिलरली जो रूट होती है, रूट की भी टिप पे प्रेजेंट होगा ऑक्सिन, यानी शूट और रूट की टिप पे प्रेजेंट होता है ऑक्सिन, ठीक है। क्योंकि ये टिप पे प्रेजेंट होता है तो ये क्या करता है, कंट्रोल्स फोटोट्रॉपिज्म, यानी अगर रोशनी पड़ी
और प्लांट ग्रो करेगा तो ग्रो किसकी मदद से करेगा? अरे भैया ऑक्सीजन की वजह से ही तो ग्रो करेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। एंड जियोट्रोपिज्म, यानी ये देख सकते हो रूट ग्रेविटी की मदद से नीचे जाती है। ग्रोथ कौन करा रहा है? ऑक्सीजन करा रहा है ना, टिप पे तो वही प्रेजेंट है, याद रखना, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो कि बार बार पूछा भी गया है, क्या होता है कि जब सनलाइट पड़ती है, जब रोशनी पड़ती है, तो कैसे प्लांट बेंड हो जाता है? आखिर प्लांट बेंड कैसे हो पाता है? मैं एक डायग्राम की मदद से आपको समझाता हूं। देखो टिप पे क्या प्रेजेंट है? ये टिप पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। मान लो यहां से रोशनी आई, मान लो ऐसे ऐसे रोशनी आई, जैसी जिस डायरेक्शन से रोशनी आती है ना, तो ऑक्सीजन को ना रोशनी पसंद नहीं है, सनलाइट पसंद नहीं है, तो दूसरी डायरेक्शन में एक्यूमुलेट होता है, यानी इस डायरेक्शन में आ जाता है। और ऑक्सीजन क्या करता है? एलोंगेशन, यानी ग्रोथ करता है। तो अब ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला पीछे वाला, ये सनलाइट यहां आ रही है, तो जो पीछे वाला पार्ट है ना वो बढ़ जाएगा, और जैसे ही पीछे वाला पार्ट बढ़ेगा तो ये प्लांट ऐसे बेंड होने लगेगा। समझे बात को? पीछे वाला पार्ट बढ़ा तो प्लांट क्या होगा? देखो ऐसे बेंड कर गया, किस डायरेक्शन में? सूरज की डायरेक्शन में। समझे? समझे इस बात को? यानी जब रोशनी पड़ती है, ये मैंने अगली स्लाइड पे शायद लिखवा भी रखा है, जब लाइट फॉल करती है तो ऑक्सीजन हार्मोन मूव टुवर्ड्स द शेडेड एरिया, दूसरी तरफ पे चला जाता है, वहां की ग्रोथ कराता है, सेल एलोंगेट करता है। फिर क्या होता है? एज द रिजल्ट सेल ऑफ द शेडेड साइड ग्रो लॉन्गर, और जो प्लांट है वो ऐसे बेंड कर जाता है सनलाइट की तरफ। ठीक है भैया, ऑक्सीजन का क्या हमें सब कुछ समझ आ गया है? तो अगले हार्मोन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है गिबरेलिन। गिबरेलिन क्या करता है बेटा? सीड को जर्मिनेट कराता है, या फिर मैं लिख सकता हूं ब्रेक्स ब्रेक्स डोरमेंसी। डोरमेंसी, डोरमेंसी क्या होता है? देखो सीड की एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि सीड को ग्रो नहीं करना, तो उस प्रॉपर्टी को तोड़ता है और सीड को जर्मिनेट कराता है, यानी उपजाऊ बनाता है, उगाता है। तो यानी सीड जर्मिनेशन और डोरमेंसी को तोड़ना, ब्रेक करना, ब्रेक डोरमेंसी ऑफ द सीड, इसका मेन काम है। क्या है? आप याद रखोगे, बहुत बढ़िया। और फ्लावरिंग, यानी फ्लावर्स आते हैं, उसमें भी ये काम में आता है। बहुत बढ़िया, बस एक एक लाइन इसमें आपको याद रखनी है ना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। साइटोकिनिन, साइटोकिनिन का मतलब होता है सेल डिवीजन, इसका मतलब ही होता है, शब्द में ही छुपा हुआ है। यानी ये क्या करेगा? प्रमोट करेगा सेल डिवीजन को। क्या करेगा? इसका सिर्फ यही काम है, याद रखना। साइटोकिनिन, साइटो यानी सेल होता है बेटा, तो ये क्या करता है? सेल के डिवीजन में क्या करता है? मदद करता है। फाउंड इन हाई कंसेंट्रेशन इन फ्रूट्स एंड सीड्स, फ्रूट्स और सीड्स के अंदर बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन में होता है, क्योंकि ये सेल को डिवाइड कराता है फटाफट से। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये तीन ग्रोथ हार्मोन है। ऑक्सिन बड़ा भाई क्या कर रहा है? टिप पे प्रेजेंट है, मेन ग्रोथ वही करा रहा है। गिबरेलिन क्या कर रहा है? सीड को जर्मिनेट कर रहा है, डोरमेंसी को तोड़ रहा है। ये क्या कर रहा है? सेल डिवीजन करा रहा है। अब आता है दो लोग जो कि ग्रोथ को रोकेंगे। एक है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करता है बेटा? इनहिबिट्स ग्रोथ, यानी ग्रोथ को रोकता है ना। और क्या करता है? कॉजेज विल्टिंग ऑफ लीव्स, विल्टिंग ऑफ लीव्स यानी लीव्स को नीचे गिरा देता है। इंड्यूसेस डोरमेंसी, यानी ये डोरमेंसी को प्रमोट करता है। डोरमेंसी को तोड़ता कौन था? गिबरेलिन। ये प्रमोट करता है, कहता है सीड उगना नहीं है, उगना नहीं है, उगना नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक्ट्स एज द स्ट्रेस हार्मोन। अब समझना बेटा, तुम सोच रहे होगे कि आखिर प्लांट को ग्रो क्यों नहीं होना भैया, ये हार्मोन प्लांट में है क्यों? समझना, मान लो अकाल पड़ गया, यानी पानी नहीं है। अगर पानी नहीं है तो प्लांट तो मर जाएगा, है ना। तो उस टाइम पे ये हार्मोन रिलीज होता है, क्योंकि क्या बोलता है प्लांट से कि जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें हैं ना उनको हटा दो, यानी पत्तियों को झड़ा दो नीचे। समझ रहे हो? पत्तियों को झड़ा दो, है ना। स्टोमेटा को क्लोज रखो, स्टोमेटा को ओपन नहीं करना होता है ना। तो ये क्या करता है? स्टोमेटा को भी क्लोज करता है, ताकि पानी ना चला जाए, पानी नहीं जाना चाहिए, स्टोमेटा को बंद रखता है। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। तो प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन कौन होता है? एब्सिसिक एसिड। जब भी स्ट्रेस होती है तो एब्सिसिक, देख लो भैया, प्लांट को भी स्ट्रेस हो रही है तो भैया हमारी होनी तो बनती है ना। जब प्लांट को स्ट्रेस हो सकती है तो हमें भी हो सकती है। ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड ये काम करता है, ग्रोथ को रोकता है। अब एक और इसका भाई है इथाइलिन। इथाइलिन क्या करता है? मेनली फ्रूट को राइप करता है। राइपनिंग समझते हो? यानी वो नहीं बोलते हमारे जो फ्रूट है वो राइप हो गया है। आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं, पक गया है हिंदी के अंदर, है ना। तो यानी एक प्रकार की गैस है जो कि क्या करता है? ये फ्रूट की राइपनिंग के अंदर पकाने के काम आता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आम लाओगे, आम को एक आम, हरा आम लाना जो कि अभी पका हुआ नहीं है, उसको पन्नी से लपेट देना, कागज से लपेट देना, 1-2 दिन के अंदर वो आम पक जाएगा। क्यों? क्योंकि उस फ्रूट में से ना इथाइलिन गैस निकलती है, ये गैस। और क्योंकि ये गैस तुमने ट्रैप कर रखी है कागज के अंदर, तो कागज के अंदर ही है, उससे क्या होगा? इथाइलिन गैस क्या करेगी? फ्रूट की राइपनिंग, यानी फ्रूट को पका देगी। इसलिए अगर किसी भी फ्रूट को पकाना है ना तो कागज से लपेट देना, अगले दिन देखो फ्रूट ऑटोमेटिकली पक जाएगा ड्यू टू इथाइलिन गैस। ठीक है,
तो ये सारे के सारे बेटा हार्मोन है, आपको यहां पर स्क्रीन पे दिख भी रहे हैं। ऑक्सिन कहां पर प्रेजेंट होता है, एक बार इसको फटाफट से एक बार आप रीड भी कर सकते हो। ऑक्सिन प्रेजेंट होता है कहां पर, शूट की टिप पे, ठीक है। गिबरेलिन कहां प्रेजेंट होता है, स्टेम रीजन में। क्या करता है, इसका मेन काम क्या है, सीड को जर्मिनेट कराना। साइटोकिनिन सेल डिवीजन के काम आता है। एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को रोकता है। इथाइलिन क्या करता है, इथाइलिन का मेन काम है फ्रूट की राइपनिंग को कराना। यहां पर सारी चीजें खत्म। चलो फटाफट से सवाल लगाते हैं, तुम मुझे आंसर बताओगे। विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल एलोंगेशन। सेल को लंबा कौन करता था, याद करो। टिप पे कौन प्रेजेंट होता था, ऑक्सिन भैया। ए फॉर एप्पल, ए फॉर ऑक्सिन, सबसे पहले यही आया और इसी का मेन काम है। चलो अगला क्वेश्चन, विच प्लांट हार्मोन हेल्प्स इन राइपनिंग, बहुत बढ़िया, इथाइलिन गैस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच प्लांट हार्मोन हेल्प इन ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी। ओहो, सीड डोरमेंसी कौन तोड़ता था भैया, याद करो। दूसरा भाई जो था वो सीड को जर्मिनेट कराता था, गिबरेलिन, ठीक है। वेयर आर ऑक्सिन प्रोड्यूस, हाउ दे हेल्प इन फोटोट्रोपिज्म। देखो ऑक्सिन कहां प्रेजेंट होते हैं, टिप ऑफ द स्टेम और रूट, है ना। और ये कैसे फोटोट्रोपिज्म कराते हैं, अब तुम्हें याद होगा, मैंने बता दिया है। लाइट पड़ती है, डार्क रीजन पे कंसंट्रेट हो जाते हैं, उस रीजन को बड़ा बना देते हैं और वो बेंड हो जाता है प्लांट, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। ओहो, फाइनली दोस्तों, यहां पर हमारा पूरा का पूरा चैप्टर हो चुका है खत्म, ठीक है। डिटेल के अंदर आपको सारी एक एक चीजें लाइन टू लाइन सब कुछ पढ़ा दिया। आई होप सब कुछ आपको समझ आया होगा। यहां पर करते हैं इस लेक्चर को खत्म। एंड एक लाइन जो कि मैं आज आपसे बोलना चाहता हूं वो ये है, हर लेक्चर में बोलता हूं कि मुस्कुराएं हमेशा, छुपाएं गम, उन लोगों को तो वक्त बताएगा कौन है हम, और हमारा वक्त आ चुका है। तुम्हारा वक्त तुम खुद ला रहे हो, ठीक है। दिस इज योर टाइम। कभी भी लगे ना जीवन में मुश्किल है तो याद रखना ये तुम्हारा टाइम है, तुम्हारा टाइम चल रहा है, तुम्हारा टाइम है कम बैक करने का, तुम्हारा टाइम है उस दुनिया को गलत प्रूव करने का, तुम्हारा टाइम है उन सब लोगों को चुप करवाने का, ठीक है। तुम कर सकते हो, मुझे पता है। आई नो यू कैन डू दिस। मैं बोल रहा हूं तू कर सकता है, तू कर सकती है, जाओ, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी है, ये पूरा का पूरा लेक्चर अच्छा लगा है तो इंस्टाग्राम की लिंक है, स्टोरी लगा के मुझे जरूर बताना अगर आपको पसंद आया हो तो, है ना। बाकी अगर कुछ कमी रही हो तो वो भी कमेंट में जरूर बताना। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। अगला लेक्चर कौन सा चाहिए कमेंट में जरूर बताना। टेक केयर। मेरा नाम है प्रशांत।